हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर 3 to 4 लेक्चर्स रहेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग पहले 5 चैप्टर्स जो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शायद आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन ध्यान रखिए आप लोग जो है वो इस लेक्चर के साथ साथ जो पीडीएफ फाइल अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप लोग जाइए उस स्पेसिफिक कोर्स को ज्वाइन करिए जिसमें बजट का वीडियो, बजट की जिस्ट और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो और इकोनॉमिक सर्वे की जिस्ट भी मौजूद है। तो आप लोग वहाँ से उसको प्रॉपर डिटेल से पढ़ सकते हो। और आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, उनको समझना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन वो स्टूडेंट जो पहली बार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, आप लोगों को इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा कारण क्या है कि हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रीलिम्स के अंदर जो है वो यहाँ से हम लोगों को लास्ट ईयर 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। उससे पिछले साल जो है वो 8 सवाल देखने को मिले थे। उससे पहले अगर हम जाएंगे तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सर्वे के ऊपर आधारित नहीं होते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया है, चाहे स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे एचएस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ एनटी और एलाइड, वहाँ पे भी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। तो आप लोगों को यही कारण है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एचएएस की मैं बात यहाँ पे करूंगा। एचएएस में जब हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में जैसे स्पेसिफिकली अगर हम लोग जीएस 3 की बात करें, जीएस 2 की बात करें, क्लियर, जहाँ पे स्पेसिफिकली जो करंट डायमेंशन है, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश की गवर्नेंस की बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज एंड जो वीकर सेक्शन है उसके लिए न्यू प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं उनकी बात करूंगा, तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक सर्वे जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मेंस में हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में से कुछ ही इन्फॉर्मेशन को हमने यूज़ करना होता है, लेकिन प्रीलिम्स में जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ पे प्रीलिम्स में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गहराई में जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको कवर करना है, उसको पढ़ना है। क्लियर? तो जैसे मैंने अभी बताया, अगर नए हो आप तो देखिए पढ़ाऊंगा मैं वैसे ही। नॉर्मली वैसे इकोनॉमिक सर्वे जैसे डॉक्यूमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें ये जो है ये चीज़ें सारी बेटर तरीके से समझ आएंगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी आसान आसान भाषा में जो जो शब्द, जो टेक्निकल वर्ड्स इकोनॉमी के यूज़ होंगे वो मैं आप सब लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता जाऊंगा। क्लियर? और साथ साथ मैं ये भी बताता जाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि आप लोगों को इंसाइट या आप लोगों को आइडिया पता लगना शुरू हो जाए कि कैसे जो है वो जब आप इसको पढ़ोगे तो प्रीलिम्स के लिए आपने इसको कैसे अप्रोच करना है और साथ में मेंस के लिए कैसे अप्रोच करना है। अभी हम लोग हमारी जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो प्रीलिम्स के लिए रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स का जो डाटा है वो अल्टीमेटली हमें मेंस एग्जामिनेशन में यूज़ होता हुआ वैसे ही देखने को मिलेगा। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं है। तो इसका सीधा सीधा कारण है कि हमारे पास जो जानकारी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो कंपैरेटिवली कम है। पहले देखा जाता था बड़े बड़े एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा चैप्टर रहा करता था, क्लियर। इसके साथ साथ ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बड़ी डिटेल्ड एक पूरा चैप्टर होता था, इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। इस बार वो जानकारी जो हमें काफ़ी सीमित देखने को मिली, तो टू द पॉइंट है, स्पेसिफिक है, क्लियर, और शायद इस बार कंट्रोल करना जो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं, और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जो इसकी जिस्ट है यानी कि जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो हमारे द्वारा बना के लॉन्च की जा चुकी हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं डाउनलोड किया है तो बार बार मैं कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो आप लोग बस उस फाइल को अपने सामने रख लीजिए, पीडीएफ फाइल है, आप उसको अपने सामने रखिए और साथ साथ जो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना और रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। तो ज़्यादा समय जो है वो मैं आपका यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है उसकी, दैट इज़ जनरल रिव्यू। अब देखिए, जब आप लोग हिमाचल, तो हर चैप्टर से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि इस चैप्टर में क्या है, ताकि आप लोग पहले ही चीज़ों को फोर्सी कर सको और आपको चीज़ों को समझना जो है वो कंपैरेटिवली इजी रहे, और जो थोड़ा कंसेप्ट्स होंगे वो भी पहले उनका मैं एक जनरल ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि बाद में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हमें देखने को ना मिले। अब देखिए, जब भी हम लोग चैप्टर 1 की बात करेंगे तो चैप्टर 1 में बेसिकली हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है, ओवरऑल इकोनॉमी का मेरा मतलब क्या है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड कितना परसेंट ग्रोथ जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कर रही है, चाइना कितना ग्रो कर रहा है, इंडिया कितना ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक जो चैप्टर है उसमें ग्लोबल इकोनॉमी का ओवरव्यू जो है वो दिया गया है। हमारे देश की जो जीडीपी है, अगर मैं उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करूंगा और यूएसए, चाइना, इनके साथ कंपेयर करूंगा, तो कितना ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी जो है वो हमारे देश, या कितने ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी जो है वो हमारा देश बन चुका है, इसकी जानकारी जो है वो आप लोगों को स्पेसिफिक जो चैप्टर है उसके अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा हमारा रहेगा जनरल रिव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए,
क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे है, तो यही कारण है ये जो दो जानकारियां हैं ये आप लोगों को शुरुआती दौर में ही देखने को मिलेगी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है जनरल रिव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो किस तरह की है। तो जो इकोनॉमिक जनरल रिव्यू हम लोग हिमाचल की इकोनॉमी का देखोगे, इसको सब्सिक्वेंट जो चैप्टर्स होंगे वहाँ पे इसको और ज़्यादा इलेबोरेट किया जाएगा। तो आप ऐसा मानिए जो चैप्टर 1 है वो आप लोगों को रिव्यू कर रहा है पूरे की पूरी इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर का, नई स्कीम्स का, नए प्रोग्राम्स का, पर कैपिटा इनकम का, जीडीपी का, क्लियर। जिसके बारे में जैसे चैप्टर 2 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश यानी कि जो जानकारी हम लोगों को यहाँ से मिलेगी, नॉर्मल रिव्यू मिलेगा हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का, इसी को ही ज़्यादा डिटेल में हम लोग चैप्टर 2 के अंदर जो है वो कवर करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि जी कितना जीडीपी है, किस सेक्टर से कितना पैसा जो है वो हम लोगों को जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही कारण है जो पहला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, क्लियर। पहले बस 3 चीज़ें करेंगे, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, इंडिया की कैसी है, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की कैसी है। फिर एक एक करके हर एक चैप्टर की जो थीम्स हैं उनको हम पिक करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जो हैं वो इन 3 चीज़ों को के बारे में डिस्कशन करें। सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक बेसिक छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी देश की इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी जो है वो उस देश की इनकम के ऊपर आधारित होती है। और नॉर्मली जो कंट्रीज़ की इनकम है, वैसे तो बहुत अलग अलग तरह के मेजर्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली किसी भी देश की जो इनकम है वो इन टर्म ऑफ जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के तहत जो है वो नापी जाती है। जब भी हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि एक साल के अंदर किसी एक देश की टेरिटरी के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हुई, कितनी उनकी वैल्यू है, उसी आधार के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस देश की जीडीपी इतनी होगी, क्लियर। तो जैसे जब इंडिया अपनी जीडीपी निकालेगा तो अपने रुपीस में, अपनी करेंसी में निकालेगा, यूएसए अपनी में निकालेगा, चाइना अपनी में निकालेगा, जापान अपनी में निकालेगा। तो इस तरह से हर देश जब अपनी अपनी जीडीपी जो है वो कैलकुलेट करता है, क्लियर। अब जब हमारे देश में जीडीपी निकाली जाती है तो देखिए जीडीपी निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो जीडीपी निकालने का तरीका क्या है कि आज मान लीजिए पूरे देश ने ये पेन प्रोड्यूस किया, एक पेन प्रोड्यूस किया, आज हम देखेंगे कि प्रेजेंटली इसकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो मान लीजिए इस पेन की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो टोटल देश के द्वारा जो है वो 100 रुपये की जो प्रोडक्शन है, गुड्स की प्रोडक्शन की गई, तो गुड्स प्लस सर्विसेज। तो मान लीजिए बस एक पेन ही बनाया, तो इसका मतलब है हमारे देश की जो इनकम है वो आज की वैल्यू के हिसाब से, प्रेजेंट कॉस्ट के हिसाब से, प्रेजेंट प्राइसेस के हिसाब से कितनी आ गई, 100 रुपये आ गई। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने का पहला तरीका ये होता है जिसको हम लोग कह देते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। दूसरा तरीका जीडीपी को कैलकुलेट करने का क्या रहता है, अब इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि 2024 में जीडीपी हमारी 100 रुपये आ गई, क्लियर। मान लीजिए मैं 2015 की बात करता हूँ। 2015 में एक पेन हमने प्रोड्यूस किया था, मान लीजिए उस टाइम पे जो वैल्यू आई टोटल उसकी वो 70 रुपये आई, क्लियर। तो टोटल जो उसका जीडीपी है हमारा 2015 का वो कितना आ गया, 70 आ गया। अब अगर आप इफेक्टिवली देखोगे, वैसे अगर नंबर वाइज देखोगे तो उस टाइम 70 रुपया जीडीपी थी, आज 100 रुपये, तो इसका मतलब है ग्रोथ है, क्लियर। लेकिन अगर आप लोग रियलिस्टिक फिगर देखोगे तो उस दिन भी हमने एक ही पेन बनाया था और आज भी हमने एक ही पेन बनाया हुआ, तो इफेक्टिवली ग्रोथ नहीं हुई है। वो जो ग्रोथ हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि आज चीज़ें जो है वो महंगी हो गई हैं। तो ये चीज़ जो है वो, या ये जो ग्रोथ है ये बेसिकली किसके कारण है, ये जो ग्रोथ है ये बेसिकली इन्फ्लेशन के कारण है, क्लियर। तो यही कारण है जो इन्फ्लेशन का एस्पेक्ट होता है, इसको काउंटर करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए हमेशा देशों, कंट्रीज के द्वारा जो है वो एक बेस ईयर डिसाइड किया जाता है। जैसे हम लोग इस स्पेसिफिक टाइम पे हमारा जो बेस ईयर है वो क्या है, 2011-12। तो जब भी हम लोग बेस ईयर की बात करते हैं तो बेस ईयर का सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि चाहे मान लो 2024 की मैं बात करूं या 2015 की मैं बात करूं, तो वहां पे जो वैल्यू होगी वो नहीं होगी जो उस साल की होगी, यानी कि 2024 में आज कितनी वैल्यू की वो चीज़ प्रोड्यूस हुई वो हमारे लिए मायने नहीं रखेगी। हम लोग बेसिकली जो है वो ये देखेंगे कि 2011-12 में उसकी वैल्यू कितनी थी। तो 2011-12 में मान लीजिए इसकी वैल्यू थी 50, तो अब 2015 में जब जीडीपी कैलकुलेट हो रही है तो उस साल कितना कॉस्ट है वो नहीं कैलकुलेट हो रहा है, किसका कैलकुलेट हो रहा है, बेस ईयर का कितना है। तो बेस ईयर का कितना था, 50 रुपया था। 2024 में उस साल का नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, बेस ईयर में कितना था, यानी कि 50 कितना था। तो यहाँ पे भी 50 आया, यहाँ पे भी 50 आया, 2011-12 में भी 50 ही था। तो इसका मतलब है कि रियलिटी में कुछ भी आप लोगों ने जो इनकम ग्रो नहीं की है, तो ये रियल फिगर कहीं ना कहीं जो अब हम लोगों को बताता है। तो जब बेसिकली बेस ईयर के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट होती है, तो एक तो आ गया करंट प्राइसेस के ऊपर, दूसरा जीडीपी जो है वो आपकी कैलकुलेट होती है एट कांस्टेंट प्राइसेस। समझ आई बात। तो कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब होगा कि हम वैल्यू जो है वो बेस ईयर की लेंगे, क्लियर। इसको जो हम लोग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, इसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है।
ये जो वाली जीडीपी कांस्टेंट वाली है इसको रियल जीडीपी भी बोला जाता है, और ये जो करंट प्राइसेस वाली है इसको क्या कहा जाता है, इसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। वो समझ आ रही कहानी? तो देखिए, होपफुली आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होंगे। बस ये है कि पहली बार अगर कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए चीज़ें जो है वो आसान रहे, तो जो जो शब्द यूज़ होंगे उनके बारे में पहले ही जनरली मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूंगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जीडीपी जो है वो किसी भी देश की करंट प्राइसेस पे आप देखोगे जिसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, फैक्टर कॉस्ट या कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर देखोगे जिसको रियल जीडीपी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? दूसरी बात, अब ये तो हो गया कि डोमेस्टिकली जब हम लोग किसी देश की जीडीपी जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं। अब दूसरी चीज हम लोग करेंगे वर्ल्ड वाइड। अब देखिए, जब ग्लोबली, अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंडिया तो रुपए में करेगा, चाइना अपनी करेंसी में करेगा, जापान अपनी करेंसी में करेगा, क्लियर यूएसए अपनी करेंसी में करेगा। तो ग्लोबली हमें कैसे पता चलेगा कि जी पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है? क्लियर? तो ग्लोबल कंपैरिजन के लिए जो है जो जीडीपी कैलकुलेट होती है उसको बेसिकली दो कैटेगरीज में विभाजित किया जाता है। एक होती है जीडीपी एट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, और दूसरी होती है जीडीपी एट नॉमिनल रेट। अब देखिए, मैक्सिमम जगहों के ऊपर जो जीडीपी एट नॉमिनल रेट है वो ही कैलकुलेट की जाती है। अब समझिए कि नॉमिनल का मतलब क्या है। नॉमिनल में हर एक देश की जो जीडीपी है उसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, और उसको जब डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है तो देखा जाता है कि डॉलर का एक्सचेंज रेट कितना है। जैसे मान लीजिए इंडिया में मान लेते हैं इस टाइम पे एक डॉलर जो है वो लेट अस सपोज 75 रुपीज का है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी टोटल रुपीज में इंडिया की जीडीपी आई होगी, जीडीपी इन रुपीस, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 75 से, और फिर उस हिसाब से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो कितने डॉलर आई है। तो वैसे ही चाइना का जो एक्सचेंज होगा, चाइना की डॉलर में कन्वर्ट होगी, यूस पूरी दुनिया की जो है वो डॉलर में कन्वर्ट होगी, और फिर कंपेयर किया जाएगा कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। क्लियर? तो जीडीपी एट नॉमिनल रेट निकालना आसान होता है, यही कारण है मैक्सिमम जगहों के ऊपर जब हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। जो पीपीपी होता है ये बेसिकली थोड़ा डिफरेंट होता है। पीपीपी में जो है वो जीडीपी यानी कि जो डॉलर की वैल्यू है वो एक्सचेंज रेट के ऊपर डिसाइड नहीं होती है, वो परचेजिंग पावर के ऊपर होती है। परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर मैं इंडिया के अंदर कोई चीज़ जो है वो 20 रुपए की ले रहा हूँ, और वही चीज़ मैं यूएसए में $1 की ले रहा हूँ, तो वहाँ पे $1 जो है वो कितना कंसीडर होगा? 20 रुपीज़ होगा, ना कि 75 रुपीज़ कंसीडर होगा। क्लियर? तो ये बेसिकली जैसे इंडिया जैसे देश हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, तो वहाँ पे जो परचेजिंग पावर है वो हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस। तो यही कारण है कि हम लोगों की अल्टीमेटली तो हमने देखना ना कि वहाँ पे पेट भरने के लिए $2 चाहिए, हमारे यहाँ पे पेट भरने के लिए शायद $1 से भी काम हो सकता है, आधे डॉलर से भी काम हो सकता है, वहाँ पे नहीं हो सकता है। क्लियर? या मान लो एक थाली मैंने इंडिया में परचेज करनी है और मैं यूएसए में परचेज करें, इंडिया में वो थाली 100 रुपए की आ रही है, यूएसए में वो 500 रुपए की आ रही है। क्लियर? तो बेसिकली जो ग्रोथ है वो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन वैल्यू है वो रिलेटिवली हम लोगों को हाई देखने को मिलती है। यही कारण है कि कंपैरिजन, यानी कि जब डॉलर कंपेयर किया जाएगा तो वो वैल्यू देखेंगे कि वहाँ पे परचेज करते हो उस चीज़ की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे परचेज करते हो कितनी वैल्यू है। हालांकि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे ज़रूर होंगी, बट इन जनरल जब पीपीपी के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट होती है तो वहाँ पे हमेशा जो डॉलर का रेट होता है वो कम आता है, क्योंकि वो परचेजिंग पावर के होता है, वो मार्केट एक्सचेंज रेट के ऊपर नहीं होता है। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि मान लीजिए अगर नॉमिनल के ऊपर इंडिया की जीडीपी जो है वो $100 आ रही है, मान लीजिए, ठीक है, लेट अस सपोज $100 आ रही है, तो पीपीपी के ऊपर जो है वो आप लोगों को कम से कम $400 देखने को मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 2-3 गुना जो तीन या चार गुना जो है वो 4 टाइम्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को पीपीपी के ऊपर इंडिया की जीडीपी देखने को मिलती है। क्लियर? क्योंकि हमारे यहाँ पे चीज़ें रिलेटिवली सस्ती हैं एज कम्पेयर टू अगर हम लोग बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें। तो यहाँ पे चीज़ों को समझिए। तो जीडीपी पीपीपी के ऊपर निकालना क्योंकि मुश्किल होता है, यही कारण है इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। तो जब भी आप लोग ग्लोबल कंपैरिजन देखो जीडीपी का, तो वो बेसिकली कौन सी जीडीपी होती है? जीडीपी एट नॉमिनल रेट। समझ आ गई बात यहाँ पे? अब देखिए, जब हम लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं तो जब जीडीपी एट नॉमिनल रेट की बात की जाती है तो इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा रैंक है? 5th रैंक है। पहले नंबर पे जो है वो यूएसए है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, पांचवें पे इंडिया। पहले यूके होता था, इंडिया को हमने यूके को हमने डिस्प्लेस कर दिया। जब हम पीपीपी की बात करते हैं, वैसे ज़्यादा बड़ा कम होता है कि इसको रिलीज़ किया जाता है, जब पीपीपी की बात की जाती है तो वहाँ पे पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, और तीसरे पे जो है वो आप लोगों को इंडिया, हिंदुस्तान जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पीपीपी तो रैंकिंग की कभी कभी वेरिएशन होगी, तो आप लोगों को वहाँ पे देखना है कि वो परचेजिंग पावर पे है या नॉमिनल पे है। लेकिन यहाँ पे सर्वे में जो डाटा यूज़ किया जाएगा वो किसका है? वो नॉमिनल का है, वो आपका पीपीपी का नहीं है। समझ आ गई बात की नहीं आई? क्लियर? तो बेसिकली इन दो चीज़ों के बारे में जो है वो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो आप लोग इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ देखोगे। क्या देखोगे? सबसे पहले आप लोग देखोगे जीडीपी। अब होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया, डोमेस्टिक में जीडीपी करंट प्राइसेस पे आ जाएगी, कांस्टेंट पे आ जाएगी। कांस्टेंट को रियल जीडीपी भी कहा जाता है। उसके साथ साथ ग्लोबली जीडीपी मेनली नॉमिनल रेट वाली आएगी, जहाँ पे इंडिया को डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाएगा।
दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे आ जाएगा इसी चैप्टर में, वो है पीसीआई। पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। क्लियर? कि मान लो देश की इनकम 100 रुपये है, तो हम लोगों की, मेरी आपकी, हम सबकी इंडिविजुअली कितनी है, तो जितना टोटल देश का इनकम आएगा डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, और हर एक इंडिविजुअल की इनकम जो वो आ जाएगी। तो जो पर कैपिटा इनकम है वो भी वैसे ही कैलकुलेट होती है, जैसे जीडीपी कांस्टेंट और करंट पे हो रही है, पर कैपिटा इनकम भी कांस्टेंट प्राइसेस पे भी होगी, और जो पर कैपिटा इनकम है वो करंट प्राइसेस पे भी होगी। तो मतलब जीडीपी कांस्टेंट की मान के डिवाइड करेंगे, करंट मान के डिवाइड करेंगे। तो करंट में ये समझ आ गया होगा, जब हम करंट पे वैल्यू मानेंगे तो आज वैल्यू चीज़ों की ज़्यादा है। यही कारण है करंट जीडीपी जो होती है, या जीडीपी एट करंट प्राइसेस हमेशा बहुत, हमेशा ज़्यादा होती है, हमेशा हाई होती है एज कम्पेयर टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो पर कैपिटा इनकम भी ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा बेसिकली इंडिया का दुनिया के साथ और हिमाचल का इंडिया के साथ। तो पूरा का पूरा जो सर्वे है उसमें आप इंडिया, यानी हमारा देश और हमारा प्रदेश, उन दोनों के कंपैरिजन को विद द पैसेज ऑफ टाइम देखोगे। समझ आ गई बात सब लोगों को यहाँ पे? क्लियर? तो दूसरी चीज आप इस चैप्टर में देखोगे पर कैपिटा इनकम। तीसरी चीज देखोगे जीवीए। जीवीए वैसे सेकंड चैप्टर में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन साइड के ऊपर ही, प्रोडक्शन साइड के ऊपर कितना पैसा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर आधारित होती है। और जीबीए जब कैलकुलेट की जाती है तो टोटल पूरी इकोनॉमी को 8 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, और जो सेक्टोरल हर एक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें जीबीए के अंदर देखने को मिल रहा है, हमें इनकम के अंदर देखने को मिल रहा है, उनका आइडिया जो हमें जीबीए से लगता है। तो बेसिकली जब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सेक्टर्स को स्पेसिफिकली हम लोग इनके कंट्रीब्यूशन को असेस करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा जीबीए को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? तो जब भी हम लोग जीबीए की बात करते हैं तो जीबीए में जो है वो सब्सिडीज को प्लस किया जाता है, और जो टैक्सेस हैं उनको माइनस कर दिया जाता है टोटल जीडीपी में से। तो जीडीपी में से जब टैक्सेस को माइनस कर दोगे और सब्सिडी प्लस कर दोगे, वो अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा, यानी कि जीबीए आ जाएगा। बीच में कोशिश की थी कि जीबीए के ऊपर ही पूरी इकॉनमी हो, लेकिन अब जो है वो जीडीपी के ऊपर वापस आ गए हैं। तो जीडीपी के ऊपर ही हमारा जो एक पूरा इकॉनमी है आधारित रहता है, लेकिन जब हम सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो वहाँ पे जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जीबीए है, उसको कंसीडर किया जाता है। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर को समझने के लिए इन तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, पहले और दूसरे चैप्टर को समझने के लिए। तो ये वो कंसेप्ट है जिनको हम लोग इस स्पेसिफिक चैप्टर से, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। क्लियर हो गया बात सब लोगों को? अब चलिए धीरे धीरे जो अब हम लोग मूव करते हैं, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल जीडीपी की। तो देखिए जब ग्लोबल जीडीपी की बात की जाएगी तो ग्लोबल जीडीपी बेसिकली यहाँ पे हमें परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। परसेंटेज ग्रोथ का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आज 100 रुपये की जीडीपी है, अगले साल 108 की होगी, तो कितना परसेंट ग्रोथ हो गया? 8% ग्रोथ हो गया। तो जब भी ग्लोबल जीडीपी के ऊपर कमेंट किया जाता है तो वहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है कि जैसे आईएमएफ आएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसकी एक रिपोर्ट आती है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूईओ, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। क्लियर? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में बताया जाएगा कि जी आईएमएफ बोलेगा वर्ल्ड की इकोनॉमी कितने परसेंट ग्रो हुई, कब कब, 2022 में कितना परसेंट हुई, 2023 में कितना हुई, 2024 में कितना हो सकती है। अब 24 जो है वो क्योंकि हमारे स्पेसिफिक टाइम पे चल रहा है, तो हमेशा 24 की प्रोजेक्शंस होंगी, एस्टिमेशंस होगी कि शायद इतना हो सकता है। अगले साल जाके उस डाटा में हमें चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर? तो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईएमएफ ने बताया, तो आपने ध्यान रखना है आईएमएफ वर्ल्ड का भी बताएगा, इंडिया का भी बताएगा और चाइना का भी बताएगा। अब थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, जहाँ पे चाइना, इंडिया और वर्ल्ड, इन तीनों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है स्पेसिफिकली 22, 23 और 24 में, उनके ऊपर हमने फोकस करना है कि कितना परसेंट ग्रोथ जब हमें देखने को मिला। तो जिस तरह से आईएमएफ के द्वारा जो है वो प्रोजेक्शन की गई है ग्लोबल जीडीपी की, उसी तरह से वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी प्रोजेक्शंस की गई हैं, उसी तरह से ओईसीडी के द्वारा भी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्लियर? हालांकि इंडिया इसका प्रॉपर मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया इसका पार्टिसिपेंट मेंबर है। क्लियर? तो ओईसीडी जो है उसके द्वारा भी प्रोजेक्शंस की गई हैं। तो वो देख लेते हैं सबसे पहले कि कितना कितना परसेंट जो है वो हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल जीडीपी जो है वो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एज पर वर्ल्ड बैंक, एज पर डब्ल्यूईओ, डब्ल्यूईओ जब आ जाएगा मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, दैट इज रिलीज्ड बाय आईएमएफ। क्लियर? तो उनमें कितना कितना परसेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए पहला वर्ल्ड वाइड, चाइना और फिर इंडिया। ठीक है जी? सबसे पहले आईएमएफ को देखते हैं। आईएमएफ बोल रहा है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, डब्ल्यूईओ, कि 2022 में वर्ल्ड ने 3.5% ग्रो किया, 2023 में 3.0, 2024 में 2.9% की प्रोजेक्शन है,
चाइना 3%, 22 में, 23 में 5% और 24 में 4.2%। और इंडिया 2022 में 7.2, 2023 में 6.3 और 2024 में 6.3। तो आप देखिए इंडिया जो है वो चाइना से भी बेटर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि चाइना की जीडीपी बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया जो है वो चाइना से बेटर परफॉर्म कर रहा है। वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे भी बेटर परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह से जो आप लोगों के पास ये पूरे का पूरा डाटा होना चाहिए। तो जैसे आईएमएफ का रिपोर्ट आ गया, वैसे वर्ल्ड बैंक का देखो। तो अब यहाँ पे मैं 24 पिक कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 2024 में 2.4%, चाइना के लिए वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 4.5%, इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 6.4%। ओईसीडी 2024 में वर्ल्ड की ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहा है 2.7%, चाइना की कर रहा है 4.7% और इंडिया की कर रहा है 6.1%। क्लियर? तो इस तरह से जब हम लोगों को जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे कितना कितना परसेंट ग्रोथ जो है वो एस्टिमेट की जा रही है, कितना कितना परसेंट ग्रोथ जो हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जब हम लोग WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और डाटा भी दिया गया है। उसमें ये भी बताया गया है कि इन्फ्लेशन कितना परसेंट ग्रो करेगा। उसमें ये भी बताया गया है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं वो बेसिकली कितना ग्रो कर रही हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो कितना ग्रो कर रही हैं। तो वो डाटा भी थोड़ा सा हम लोग जो है वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिलीज़ की गई है IMF के द्वारा, तो देखिए ये तो देख लिया हमने अभी इस टाइम पे। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, क्लियर, 2022 में इनकी ग्रोथ है 2.6%, कम होगी। 2023 में 1.5, 2024 में 1.4%। तो एडवांस्ड इकोनॉमीज जो हैं उनकी ग्रोथ कम होती हुई देखने को मिल रही है। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं 2022 में 4.1% और 23-24 में 4%। तो यहाँ पे भी इमर्जिंग इकोनॉमी की भी ग्रोथ परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली कम आ रही है। हालांकि ये 1.4% है, वो 4% है, तो इमर्जिंग इकोनॉमी परसेंटेज वाइज तो ज़्यादा मूव कर रही है। और वैसे भी जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनकी ग्रोथ रेट जो है वो कम ही होती है, 1-2, 2-2, 3-3% से ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि वो एक लेवल पे पहुंच चुकी होती है। क्लियर? और अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें तो देखिए 2022 में इन्फ्लेशन 8.7% बढ़ी थी। क्लियर? 2023 में 6.9% थी और 24 में 5.8%। तो इन्फ्लेशन भी कम हो रही है नॉर्मली। वैसे तो हमेशा नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसा रहता है कि जब ग्रोथ कम हो रही होती है तो इन्फ्लेशन भी और हमें कम ही देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ग्रोथ भी कम हो रही होती है और इन्फ्लेशन जो है वो हाई हो रही होती है, ऐसी सिचुएशंस कम है। इन जनरल इन्फ्लेशन और जीडीपी जो है वो साथ साथ चलती है। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे इन्फ्लेशन भी डिप हो रही है, तो आपने थोड़े से परसेंटेज ध्यान में रख लेना है कि 2024 में कितना परसेंट हुआ, 23 में कितना था, उससे पीछे जो है वो कितना परसेंट रहा। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी का जिक्र जो है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ पे देखने को मिला। तो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी का रिव्यू आ गया। अब हम देखते हैं इंडियन जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या कहा गया। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए 2023-24, अब देखिए जब 2023-24 की बात होगी तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस एस्टिमेट, क्योंकि 2023-24 अभी खत्म होने वाला है, 31 मार्च में खत्म होगा। क्लियर? तो अभी और ये जो डाटा कंपाइल होता है नॉर्मली सितंबर, लास्ट ईयर सितंबर या नॉर्मली दिसंबर तक का होता है। तो इन 3 महीनों का डाटा तो अगले साल एडजस्ट होगा। तो यही कारण है हमेशा इसको कहा जाता है एई का मतलब क्या होता है आपका एडवांस्ड एस्टिमेट्स, कि पहले एडवांस में आपको लगा कि शायद इतना परसेंट करेगा। जब आप अगले साल का सर्वे देखोगे तो इसमें फर्स्ट रिव्यू होगा, फर्स्ट रिव्यू में डाटा शायद चेंज होगा, फिर उससे अगले साल इसका फिर से रिव्यू होगा, सेकंड रिव्यू होगा। तो उसमें डाटा चेंज होने की संभावना होती है, नॉर्मली कम होता है लेकिन हो सकता है। क्लियर? क्योंकि अभी इन 3 महीनों 4 महीनों में क्या हुआ इसके बारे में तो अगले साल ही पता चलेगा, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, अगले फाइनेंशियल में पता चलेगा। यही कारण है हमेशा जब भी ये वाला डाटा रिलीज किया जाता है तो आप हमेशा इसके साथ जो एडवांस्ड एस्टिमेट देखते हैं। तो देखिए ये ध्यान रखेंगे सारे लोग, 2023-24 में इंडिया की जो जीडीपी है उसकी एस्टिमेशन है कि 7.3% से ग्रो करेंगे। और उससे जो पिछला साल था यानी कि 22-23 है, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट आ जाएगा, इसमें था हमारा 7.2% की ग्रोथ। क्लियर? और इंडिया जो है उसकी जीडीपी अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो $3.75 ट्रिलियन। याद रखना ये सीधा पेपर में आएगा, अगर आया सर्वे में से क्वेश्चन तो यही लाइन उठ के आएगी। क्लियर? एंड इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट। तो समझ आ गया आपको बात यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग वो निकालते हैं पीपीपी निकालते हैं तो आई थिंक मेरे को लगता है $8 ट्रिलियन के आसपास बनती है हमारी इकोनॉमी पीपीपी पे, लेकिन ये नॉमिनल पे है तो $3.75 ट्रिलियन है इंडिया की इकोनॉमी। और इंडिया जो है वो इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? समझ आ गई बात सब लोगों को? तो सबसे पहले इंडिया का इकोनॉमी का डाटा क्लियर है सब लोगों को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं
कि अब हमने देखा कि इंडिया जो वो 2023-24 में 7.3% ग्रो कर रहा है। अब किसी भी एक इकोनॉमी के तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज माइनिंग वगैरह आता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रीज वगैरह आती है, टर्शरी सेक्टर जिसमें मेनली सर्विस सेक्टर आता है। क्लियर? तो अब 7.3% तो ओवरऑल जीडीपी है। अब प्राइमरी का कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है, सेकेंडरी का कितना हुआ, टर्शरी का कितना हुआ, तो देखिए 2023-24 की बात करें, एडवांस एस्टिमेट एग्रीकल्चर सिर्फ, यानी कि सॉरी, जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर के अलावा लाइट सर्विसेज, फॉरेस्ट्री, सारी इसमें इसका हिस्सा आती है, माइनिंग क्वेरिंग भी इसके अंदर ही आती है। तो प्राइमरी सेक्टर 2.6% ग्रो किया है इस साल। पिछले साल 2022-23 में जो प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट था वो 4% था, तो उससे पिछले साल 7.3% था। तो आप देखिए इस साल जो अब हम लोगों को एग्रीकल्चर में डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, डिप होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर? सेकेंडरी सेक्टर 7.9% की ग्रोथ है, पिछले साल 4.4% थी, तो इस साल हमने इजाफा किया, इंप्रूवमेंट हुई है सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद टर्शरी सेक्टर में 7.7% की ग्रोथ रजिस्टर हुई है, लास्ट ईयर जो है वो 9.5% की ग्रोथ थी। तो आप लोग बेसिकली इन दोनों डाटा को याद रख लेना कि ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन जीडीपी में तीनों जो सेक्टर्स हमारे हैं उनमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उनमें कितना कितना परसेंट ग्रोथ जो है वो रजिस्टर किया गया है। क्लियर? समझ आ गई बात यहाँ पे सब लोगों को? तो दूसरा डाटा जो अब आप लोग ये याद रखेंगे, तो जीडीपी आ गया इंडिया का। अब इंडिया का पर कैपिटा इनकम हम लोग देख लेते हैं। तो पर कैपिटा इनकम पहले कांस्टेंट पे देखेंगे, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस पिक की जाएगी, और फिर हम पर कैपिटा इनकम करंट पे देखेंगे और हिमाचल के साथ भी उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, ध्यान रखना, ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जो है वो इस स्पेसिफिक टाइम पे करंट प्राइसेस पे उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है 2022-23 का वो 98,374 रुपीज़ है। और डॉलर में कन्वर्ट करें, स्टार लगा लेना, डॉलर जो है वो $1,183 एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसको जब आप लोग ध्यान में रखेंगे, तो पर कैपिटा इनकम, हर एक इंसान की जो आमदन है वो कितनी आ रही है, वो ये है। करंट के ऊपर ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। क्लियर? तो करंट प्राइसेस के ऊपर अगर आप लोग पर कैपिटा इनकम देखोगे तो 2022-23 में 1,72,276 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऑलमोस्ट डबल आ गई। क्लियर? डन? उसके साथ साथ जो है वो अगर हम पिछले साल की बात करेंगे, 2021-22 की बात करेंगे, तो वहाँ पे 1,48,524 थी। क्लियर? और इस साल की अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंट ईयर की बात करेंगे 2023-24 की, तो 1,85,854 है। क्लियर? और हिमाचल का जो डाटा यहाँ है वो बेसिकली 2022-23 का है, जहाँ पे हमारी जो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम है वो 2,18,788 रुपये है। तो देखिए इंडिया के साथ ये इंडिया का है, ये हिमाचल का है। इंडिया का 1,72,276 है, हमारा 2,18,788 है। तो इसका मतलब क्या है कि हिमाचल प्रदेश 2022-23 में हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम थी वो इंडिया की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा थी। बाकी अभी हम जो सेकंड चैप्टर करेंगे वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले जनरल ओवरव्यू जो अब आप लोग यहाँ से ले लीजिए। तो समझ आ रही बात? तो पर कैपिटा इनकम दूसरा डाटा, ये हर डाटा, ये दोनों डाटा आपने याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जो वो ये चैप्टर नहीं है। यहाँ तक क्लियर होगी सब लोगों को बात? अब जो है वो अगला हम लोग बात करेंगे जीबीए के ऊपर। तो जीबीए वाला, ये वाला जो चैप्टर है, ये थोड़ी देर में हम लोग जो वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 के अंदर इस डाटा को फिर से लेके आता हूँ मैं। तो पहले हम लोग हमने ग्लोबल इकोनॉमी देखा, इंडियन इकोनॉमी, अब हम लोग देखते हैं हिमाचल की इकोनॉमी। तो सेम, हिमाचल में कितना परसेंट जीडीपी ग्रोथ जो अब आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जब हम लोग स्टेट की जीडीपी निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम इसको जीएसडीपी बोल देंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले जीएसडीपी जो है वो करंट प्राइसेस के ऊपर हम लोग देखते हैं। करंट प्राइसेस के ऊपर 1,91,728 करोड़ रुपीस कौन सी ईयर के लिए आ गया? 2022-23 के लिए आ गया। क्लियर? 2021-22 यानी कि पिछले साल में 1,72,162 करोड़ रुपीस। तो परसेंटेज ग्रोथ एस्टिमेट मतलब 2021-22 से इंक्रीज दिख रहा है हमें, पॉजिटिव है। यहाँ पे 1,72,000 है, यहाँ पे 1,91,000 है। तो कितना परसेंट का ग्रोथ रजिस्टर हुआ, ध्यान रखेंगे। तो टोटल जो परसेंटेज ग्रोथ करंट प्राइसेस पे हम लोगों ने रजिस्टर किया दैट इज 11.4%। समझ आ गई बात की? नहीं? ठीक है, तो डाटा दो याद रख लिया, क्या अमाउंट है और कितना परसेंट है। परसेंटेज को थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो देना। ये हम लोग जीडीपी एट करंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं। जब हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस की बात करेंगे, जो रियल जीडीपी है प्रैक्टिकली, तो देखिए 2022-23 में ये जो एफआर लिखा है फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट है ये, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट है
1,33,372 2022-23 में थे, और उससे पिछले साल का मतलब क्या है, 2021-22 में 1,24,770 रुपीज़ थी। क्लियर? तो ग्रोथ रेट ये याद रखेंगे, ऊपर वाला रखना होगा रख लेना, ये जरूर याद रखना है। तो इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश जो है वो हमने 6.9% की ग्रोथ जो है वो लास्ट ईयर रजिस्टर की है। क्लियर? समझ आई? अभी इंडिया के साथ कंपैरिजन भी करेंगे कि इंडिया का कितना है, जैसे हमारा 6.9 है, वहाँ पे इंडिया का 7.2% है, तो उनको भी थोड़ी देर में जो हम लोग कंपेयर करते हैं। क्लियर? समझ आ रही बात यहाँ पे कि नहीं आ रही? डन। तो अब देखिए, हिमाचल में एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर, जैसे टोटल कितना 6.9% का ग्रोथ है इंडिया के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था वो देख लिया हमने। हिमाचल में प्राइमरी सेक्टर से 5.7% आया है, सेकेंडरी से 5.1% आया है, टर्शरी से 10.4% आया है। तो ये वाली लाइन स्टार है, इसको याद रख लो, सेक्टर वाइज, यानी कि ओवरऑल हिमाचल की परसेंटेज ग्रोथ इज 6.9% फॉर 2022-23। 23-24 अभी मैं बताता हूँ, 22-23 की बात हो रही है, पिछले साल की, क्योंकि वो प्रॉपर आ चुका है, रिवाइज हो चुका है, वो एस्टिमेटेड नहीं है, वो रिवाइज एस्टिमेट है। क्लियर? सेकंड, फर्स्ट रिवीजन है उसका, अगले साल सेकंड रिवीजन लगेगा उसका। क्लियर? तो वहां पे हर एक सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कितना कितना परसेंट ग्रोथ, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर मतलब हिमाचल ने एग्रीकल्चर में बेटर किया है एज कम्पेयर टू नेशनल, अगर हम लोग जो है वो ओवरऑल कंट्री की बात करेंगे, नेशन की बात करेंगे, पर हमारा जो है वो ये वाला जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज से, नेशनल परसेंटेज से कम है। यही कारण है ओवरऑल थोड़ा सा 3-4% पॉइंट का जो हम लोगों को पॉइंट्स में जो है वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और वैसे भी यार देखिए, दुनिया के हालात ख़राब हैं, चाहे रशिया की रिसेशंस की बात करें, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, चाहे वहाँ पे इसराइल हमास की वॉर की बात करें, उसके कारण ओवरऑल ही जीडीपी के ऊपर जो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस उसके बावजूद भी हम लोग जो वो ठीक ठाक जो है वो परसेंटेज ग्रोथ जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। क्लियर? तो यहाँ पे जो ज़्यादा आपने जिस पे फोकस करना है वो ये वाला ज़्यादा है। पर देखो, जो लाइन सर्वे में लिखी गई है ना, वो एज इट इज़ उठ के जो है वो हमें एग्जाम में देखने को मिलती है। तो लाइन कैसे आ सकती है, कंपैरिजन आ सकता है ना, फॉर 2022-23, the growth of India's GDP is 7.2% and हिमाचल प्रदेश is 6.6%। तो वहाँ से आपको याद होना चाहिए कि 6.6 नहीं है, कितना है, 6.9% है। क्लियर? तो ऐसे सीधी लाइन बनेगी। अमाउंट्स के ऊपर जब सवाल आता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा आइडिया सा ले लेना। वैसे आइडिया तो है कि किस्मत खराब होगी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो इतना ज़्यादा, आप कहीं ना कहीं, क्योंकि हर फैक्ट तो याद करना मुश्किल है, तो हम लोग कहीं लाइन खींचते, अच्छा कि ठीक है 1.9 लाख करोड़ के आसपास था ना, 1,09,000 के आसपास था। तो इस तरह से आप आइडिया सा जनरल ले लीजिए, लेकिन परसेंटेज ग्रोथ जो है उसके बारे में आप लोगों को प्रॉपरली आइडिया होना चाहिए। क्लियर? तो हिमाचल प्रदेश का ग्रोथ, अब हिमाचल प्रदेश का पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं, सेकंड चैप्टर में फिर चीज़ें रिपीट होंगी। तो पर कैपिटा इनकम अगर हम लोग देखें 2022-23 का, तो 2,18,788 है। पिछले साल पर कैपिटा इनकम 2021-22 में 1,95,795 था। तो पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश में 11.7% का जो हम लोगों को इजाफा देखने को मिला है। क्लियर? इसके साथ साथ जो है ये वाला तो चलिए हम लोगों ने अभी कवर कर लिया। क्लियर? जैसे 6.9% जो है वो कब के लिए आ गई, हमारी 2022-23 की ग्रोथ आ गई। तो 7.1% जो वो हमारी एस्टिमेटेड ग्रोथ आ जाएगी 2023-24 की। तो ये डाटा भी दूसरा याद रखना, 22-23 का 22-23 6.9%, 23-24 7.1%। क्लियर? समझ आई बात? अब एक बार कंपैरिजन थोड़ा देख लेते हैं, इसको थोड़ा देख लो। ये जो रेड वाला कलर है ये इंडिया की ग्रोथ है, ये जो ब्लू वाला कलर है ये हिमाचल की ग्रोथ है। यहाँ पे देखिए 2023-24 है, तो सबसे पहले 23-24 में देखते हैं। तो इंडिया 7.3% से ग्रो कर रहा है, रेड ऊपर है, और हिमाचल 7.1% से ग्रो कर रहा है। अभी हमने डिस्कस किया, उससे पिछले साल 2022-23 में हिमाचल 6.9% से ग्रो किया, इंडिया 7.2% से ग्रो किया। उससे पिछले साल 2021-22 में हिमाचल 7.6% से ग्रो किया, इंडिया 9.1% से ग्रो किया। उससे पिछले साल, बस यहीं रुक जाओ। अब देखो यार कितना करोगे, डाटा तो पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे रुक जाइए। यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये एक वी शेप बनता हो, इसको हम लोग बोलते हैं वी शेप रिकवरी। ये बिल्कुल डिप हुई फिर एकदम ऊपर को उठी। ये क्या होगा आप लोगों को, ये कौन सा ईयर है, 2020-21, ये कोविड ईयर है, कोविड में सब चीज़ें जो डिप में आ गई थी। तो इंडियन जीडीपी जो है वो -5.8% में गई थी, हिमाचल -4.3%। तो यहाँ तक आपने डाटा जो है वो याद रख लेना है, माइनस आ गया और ये रिकवर कर गया हम लोग, और अब हमारी जीडीपी फिर ऊपर आ गई है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली जो है वो आप लोगों को चैप्टर 1 के अंदर जो है वो चीज़ें देखने को मिलेगी। क्लियर है सबको? डन। तो इस तरह से जो है वो आप लोग सारे की सारी चीज़ों को जो है वो पढ़ोगे।
अब तीसरा जो जानकारी है ये वैसे बाद में भी होगा, हॉर्टिकल्चर में भी ये डाटा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी दिया गया है और ये सीधा पेपर में आ चुका है, सीधा पेपर में ही आया है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश 15.7 लाख मीट्रिक टन। तो आपको ये एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा डाटा। क्लियर? तो ये इम्पॉर्टेंट है इसको। तो ऐसे सीधी लाइंस जो हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ किस स्पेसिफिक ईयर में, एग्जाम में सीधा प्रश्न आ चुका है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो देखिए, जब हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 2021-22 में 2021-22 में 2021-22 में 15.79 लाख मीट्रिक टन, 15.79 लाख मीट्रिक टन आया। क्लियर? उसके बाद अगले साल में 2022-23 में 15.23 लाख मीट्रिक टन आया। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके मुकाबले अगले साल में जो है वो डिप आता हुआ हमें देखने को मिला। उसके बाद जो 2023-24 यानी कि प्रेजेंट ईयर चल रहा है, यहाँ पे जो एस्टिमेशन है वो 16.52 लाख मीट्रिक टन की है। तो क्या हो रहा है, फिर से हम लोगों को यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये डाटा एज इट इज जो है इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो पहला तो फूड ग्रेन है। दूसरा वेजिटेबल प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करें 2022-23 में 18.67 लाख मीट्रिक टन है। क्लियर? और उससे पिछले साल 2021-22 में 18.04 लाख मीट्रिक टन था। क्लियर? तो फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्शन भी देख लेते हैं एक बार कितना है। तो फ्रूट प्रोडक्शन की जो है वो अगर हम लोग बात करेंगे तो फूड प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन है वो 7.72 लाख मीट्रिक टन है हमारी 2021-22 में। क्लियर? और 8.31 मीट्रिक टन हमारी है 2022-23 में। क्लियर? तो इस तरह से जो है आप लोगों को इन दोनों की दोनों चीज़ों को जो है एक बार क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये बस फ्रूट प्रोडक्शन देख लीजिए। बाकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो उसको हम लोग, एक हमारा प्रॉपर प्रोजेक्ट आएगा वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, तो वहाँ पे जो हम लोग इसको एक बार कवर कर लेंगे। क्लियर? यहाँ पे शायद थोड़ा सा आप लोगों को डाटा में जो है वो लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है जैसे 15.7 लाख मीट्रिक टन है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे होना चाहिए था ये, या ये लैख की जगह जो है वो 1000 होना चाहिए था, तब ये डाटा बनेगा पूरा, मतलब ये डाटा तब बनेगा। क्लियर? तो अब सर्वे में यही दिया हुआ है, तो अब पता नहीं, अ, हो सकता है मैं ही शायद यहाँ कहीं गलती ना कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो जो लिखा है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये गड़बड़ है। ठीक है? बाकी अगर आप वैसे कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इकोनॉमिक्स की तो ज़रूर इस पे भी अपनी राय दीजिएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे भी लाख मीट्रिक टन ही है। ठीक है जी? और यहाँ पे भी लाख मीट्रिक टन ही है। तो पर चलो, अब आपने ये डाटा ये याद रख लेना बस, इसमें दोनों, दैट्स इट। क्लियर? बाकी तो हमने देख ही लिया, बाकी यही वाला याद रखना, क्योंकि नॉर्मली यहाँ से ज़्यादा सीधे सवाल जो हम लोगों को उठते हुए देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये हमारा जो है दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हम लोगों ने जो इकोनॉमी का जनरल रिव्यू है उसके बारे में डिस्कशन किया। तो पहले चैप्टर में थोड़ा सा टाइम हमने ज़्यादा लगाया, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब धीरे धीरे जो हम लोग चीज़ों को थोड़ा स्पीड अप करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक व्यू ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी तक तो जनरल रिव्यू हर एक का देखा, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे हम लोगों को चीज़ें जो है वो थोड़ी सी स्टेट स्पेसिफिक होती हुई देखने को मिलेंगी, जहाँ पे हम पुराना डाटा आएगा रिपीट। पुराना डाटा मतलब जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि फिर से जीडीपी बताएगा, फिर से पर कैपिटा इनकम बताएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हमने इस स्पेसिफिक जो हमारा चैप्टर है उसमें जिसके बारे में हमने डिस्कशन करना है वो ये 3 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी, सेकंड इज़ सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शरी। तो इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में देखेंगे, परसेंटेज वाइज ग्रोथ में देखेंगे कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन किस में है, एम्प्लॉयमेंट में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है किस किस सेक्टर का, जीवीए में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है किस किस सेक्टर का। तो ये ज़्यादा जानकारी जो है इस चैप्टर से हमें देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें पुराने लेक्चर की ही यानी कि फर्स्ट चैप्टर की ही रिपीट होती हुई हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, जीएसडीपी हिमाचल प्रदेश का आ जाएगा सेम, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। यहाँ पे बस आप 2023-24 ऐड देखोगे, पहले हमने सिर्फ 2022-23 तक की पढ़ा था। क्लियर? तो 23-24 की अगर हम बात करें तो करंट प्राइसेस के ऊपर जो जीडीपी है वो कितनी है, 2,07,430 करोड़ रुपीस। उससे पिछले साल 1,91,728 करोड़ रुपीस। क्लियर? तो अब आप देखो ग्रोथ रेट कितनी है, ग्रोथ रेट जो है वो इस साल थोड़ा कम हुआ है, 8.2% का है।
देखिए जो ग्रोथ रेट है वो 2023-24 के लिए 8.2% है, किस पे, करंट प्राइसेस पे, क्लियर। उससे पिछले साल कितना था, 11.4% था, वो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्लियर। सिमिलरली कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर हम देखेंगे 2011-12 बेस ईयर को मान के, तो वहां पे देखिए जो 2023-24 है वहां पे जीडीपी हमारी है, जीएसडीपी हमारी है 1,42,800। उससे पिछले साल 1,33,332 करोड़ रुपीस, और जो ग्रोथ हमारी है वो 7.1% की है। तो देख लीजिए 2023-24 में ग्रोथ है 7.1% की, और उससे पिछले साल 2022-23 में ग्रोथ कितनी थी, 6.9% की, किसमें, ये वाले। तो यही मैंने बताया था आपको, दिस इज कंसीडर्ड एज दी रियल जीडीपी, और इसी के ऊपर जब हम लोग बेसिकली अपना ओपिनियन जो वो बिल्ड करते हैं, तो ये परसेंटेज ग्रोथ जब आप देख लेना, थोड़ी देर पहले भी हमने इसका कंपैरिजन देखा, क्लियर। देखिए अब ये आ जाएगा कि जो हमारा जीएसडीपी है कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस के ऊपर वो कितना है, क्लियर। तो देखिए ये जो ब्लू वाला है ये आप लोगों का कांस्टेंट प्राइसेस है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट है, और ये जो लाइट ब्लू है और ये जो डार्क ब्लू है, अब अगर आप इसको भी शेड्स बनाओगे तो बना लेना, लेकिन देख के पता लग रहा होगा ये आपका करंट प्राइसेस के ऊपर है। तो बस ठीक है, ये है 1,42,800, 1,42,800 करोड़, 2,07,430 करोड़। तो इसको जितना याद रख सकते हो रख लीजिए, मेरे ख्याल में बस इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। उसके साथ साथ अगर हम लोग कंपैरिजन करें हिमाचल प्रदेश की जीडीपी की परसेंटेज ग्रोथ का कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर और करंट प्राइसेस के ऊपर, तो ये अभी पढ़ा भी हमने, एक बार मैप पे भी देख लेते हैं। तो 2022-23, पार्डन, 2023-24 में जो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर एस्टिमेशन है वो कितनी है, 7.1%, और करंट प्राइसेस के ऊपर कितनी है, 8.2%। उससे पिछले साल 2022-23 ब्रैकेट में एफआर लिखा है, फर्स्ट रिवीजन हो चुका है, 6.9% हिमाचल का करंट कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर, और करंट प्राइसेस के ऊपर जो ग्रोथ रेट है वो 11.4%। 2021-22 में 7.6% जो है वो ग्रोथ रेट आ जाएगी, कहाँ की, 7.6 आ जाएगी कांस्टेंट प्राइसेस की, और 13.6 आ जाएगी करंट प्राइसेस की, क्लियर। तो थोड़ा सा हम लोग करंट प्राइसेस के ऊपर जो वो डिक्लाइन देख रहे हैं, और कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर थोड़ा डिक्लाइन हुआ, और इस साल जो वो थोड़ा सा हम लोग इजाफा, एस्टिमेशन है, अगले साल ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन एटलीस्ट आप ये दो डाटा लास्ट के जो दो हैं, चाहे वो करंट प्राइसेस की बात है या कांस्टेंट प्राइसेस की बात है, इसके बारे में आप लोगों के पास जो वो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्लियर। तो जो पिछला चैप्टर है वही आ रहा है बार बार। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार पर कैपिटा इनकम कितना है, तो सेम रिपीट हो रहा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। 2023-24 में हिमाचल प्रदेश का पर कैपिटा इनकम 2,35,199, क्लियर। उससे पिछले साल 2,18,788 रुपीज़, क्लियर। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट कितनी है, 7.5% की है। उससे पिछले साल पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ कितनी थी, 11.7% की ग्रोथ थी। और समझ आ रहा है ना, यानी कि 22-23 में उससे पिछले साल के मुकाबले 11.7% ज़्यादा कमाया था। इस साल 2022-23 के मुकाबले 23-24 में 7.5% का पर कैपिटा इनकम में इजाफा हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्लियर। और यहाँ से हम लोगों ने एक असेसमेंट की थी कि जो इंडिया की पर कैपिटा आमदन है उससे हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम हम यहाँ पे किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट प्राइसेस के ऊपर कर रहे हैं। तो क्लियर, तो देख लीजिए, क्लियर। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सब लोगों का। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करेंगे हिमाचल को कंपेयर करेंगे, तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 2011-12 में थी वो थी 87,721, यानी कि 10-12 साल पहले की बात करें तो 87,000 थी हमारी। आज की हम बात करें तो 2,35,199 लाख रुपीज़ है पर कैपिटा इनकम, ये पर एनुम की होती है, यानी कि एक साल की आमदन कितनी है। तो अगर हम इसका पूरा कंपाउंडेड निकालें, कंपाउंडेड का मतलब कि हम लोग देखें कि ठीक है किसी में 10% होगी, किसी में 11 होगी, किसी में 12 होगी, किसी में 6 होगी, किसी में 7 होगी। तो अगर हम इन पूरे ईयर्स का एवरेज निकालें तो हमारी जो CAGR है वो बेसिकली 7.9% बनेगी। ऑलमोस्ट हमने हर साल जो है वो 7.9% से ऑन एन एवरेज जो है वो ग्रो किया है, अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे, सॉरी अगर हम लोग हिमाचल की बात करेंगे। अगर हम लोग हिंदुस्तान में, अगर इंडिया में ही इस परसेंटेज के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे, अब देखिए इंडिया में 2011-12 में हमारे यहाँ पे कितनी थी, 87,721 थी। इंडिया पूरे देश की 2011-12 में 63,462 थी, क्लियर। वो बढ़ के 2023-24 में 1,85,854 होगी, क्लियर। तो यहाँ पे जो CAGR बना, यानी कि हमारी जो ग्रोथ परसेंटेज बनी वो कितनी बनी, 8.6% बनी। तो
देखिए यहाँ पे कंक्लूजन है कि जो सीए यानी कि जो एवरेज ग्रोथ है पर कैपिटा इनकम में 2011-12 के बाद, वो इंडिया की ज़्यादा है, ओवरऑल हमारे देश की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिमाचल प्रदेश। क्लियर? हिमाचल का कितना परसेंट है? 7.9। इंडिया का कितना है? 8.6%। पर कैपिटा इनकम हिमाचल की ज़्यादा है किससे? ओवरऑल जो हम अगर नेशनल एवरेज की बात करें। क्लियर? तो ये दो ऑब्जर्वेशन जो है वो आप लोगों ने इस डाटा से एक्सट्रैक्ट करनी है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ये देख लेना अगर करना होगा, वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आज ये नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बाकी यही है जो कि जैसे कितना कितना परसेंट हर साल जो है वो कितना परसेंट ग्रोथ जो है वो हम लोगों ने कंपेयर करेंगे नेशनल लेवल के को किसके साथ, स्टेट के साथ। तो ये जो ब्लू वाला है ये स्टेट का है और जो रेड वाला है ये नेशनल एवरेज है। क्लियर? यानी कि देश का है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए अब यहाँ पे जीडीपी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? जीवीए के साथ। और जब हम लोग स्टेट का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं तो बेसिकली उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज जीएसबीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। क्लियर? तो उसमें जो है वो किस किस सेक्टर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन आता है। तो जैसे मैंने बताया कि जीएसबी हमें रियल प्रोडक्शन साइड पे कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कितना आमदन डेवलप हो रहा है, उसकी ज़्यादा जो बेटर है वो हम लोगों को एक फिगर देता है और डाटा देता है। क्लियर? तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ओवरऑल इनकम में किसका है। तो देखिए ये जो नीचे वाला है, दिस इज़ आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ठीक है जी? तो 2023-24 की अगर हम बात करें तो टोटल जो जीएसवीए है उसमें प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 14.1% है। मतलब अगर 100 रुपये का जीएसवीए है तो 14 रुपये, 14.1 रुपीज़ जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? एग्रीकल्चर से हुआ। सेकेंडरी सेक्टर का 42.4, टर्शरी सेक्टर का 43.5। तो क्या समझे यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इनकम के अंदर जीएसवीए के अंदर वो किस सेक्टर का है? टर्शरी सेक्टर का है। उससे पिछले साल देख लेते हैं, 2022-23 में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 13.9%, सेकेंडरी सेक्टर का 42.0% और टर्शरी सेक्टर का 44.1%। क्लियर? तो यहाँ पे भी टर्शरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इन 2 सालों से हम लोगों ने असेसमेंट निकाल ली कि सबसे पहले टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन है, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर है और तीसरे नंबर पे हमारा जो है वो प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। अलाइड में बेसिकली सारी आ जाती है, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ये सब कुछ उसी का ही हिस्सा मानी जाती है। क्लियर? अब देखिए पहला समझ आ गया कि किसका कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। अब हम देखेंगे कि किस सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, भी पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में ये बेसिकली डाटा 2022-23 का है, 2022-23 का है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल जीएसवीए में इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे कि अगर हम लोग नेशनल लेवल के ऊपर देखें तो जो नेशनल लेवल का ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें प्राइमरी का कितना कंट्रीब्यूशन है और हिमाचल के अंदर प्राइमरी का कितना कंट्रीब्यूशन है। फिर हम देखेंगे कि प्राइमरी से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नेशनल लेवल पे हो रहा है और हिमाचल पे कितना हो रहा है। क्लियर? तो 2022-23 का डाटा कंपेयर करते हैं। तो ये देखिए अगर मैं हिमाचल की बात करूंगा तो हिमाचल में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 13.94% शेयर जो है वो जीबीए का किसका आ रहा है? हमारा प्राइमरी सेक्टर का आ रहा है। लेकिन अगर मैं नेशनल लेवल पे कंपेयर करूंगा यानी कि टोटल जो देश हमारा पूरा कैसे पैसा कमा रहा है वो ज़्यादा है। वो कितना है? 20.97%। क्लियर? बहुत बड़ा नंबर है, तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट गैप। वैसे भी देखिए हिमाचल प्रदेश जो है हॉर्टिकल्चर की वजह से ठीक है, लेकिन तो इन जनरल बड़ा ज़्यादा एग्रीकल्चरल फ्रेंडली स्टेट तो नहीं है। फिर यही कारण है हम लोग डाइवर्सिफिकेशन फिशरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी जो हॉर्टिकल्चर उनके ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी जो सर्विसेज उनके ऊपर ज़्यादा हमारा काम रह रहा है रेदर देन कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी जो जोग्राफी है वो उसको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है। क्लियर? अब एम्प्लॉयमेंट में देखो, यहां से आपको पता चलेगा। तो अभी देखा हमने हिमाचल में पैसा जो आ रहा है उसका शेयर 13% ही है अप्रोक्सीमेटली, और जो एम्प्लॉयमेंट में शेयर है वो 58.71% है। याद रखेंगे सब लोग इसको, 58.71%। तो यहाँ से आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर? और इंडिया का है 46.07%। तो हिमाचल में मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है या मोर देन 50% एम्प्लॉयमेंट जो वो कहाँ से आ रही है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। इंडिया में परसेंटेज कम हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य है।
अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर में हिमाचल का कंट्रीब्यूशन 2022-23 में है। हिमाचल की जीएसबीए के अंदर कंट्रीब्यूशन 41.96% है, और इंडिया के अंदर जो वो 26.54% है। क्लियर। और एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर जिसमें ट्रेड, होटल्स है ना, ये सारे के सारी चीज़ें जो सॉरी पार्डन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ रही हैं। क्लियर। तो इनका कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश में 16.94% लोगों को दी जा रही है, और इंडिया के अंदर यही सेकेंडरी सेक्टर जो है वो ओवरऑल पूरे देश में 24.99% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। टर्शरी सेक्टर जिसमें ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी सारी की सारी सर्विसेज आती है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के अंदर 44 है, और इंडिया का 52.59 है, 49 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया की जीडीपी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिमाचल की जीडीपी। और एम्प्लॉयमेंट में हिमाचल के अंदर जो टोटल नौकरियां उनमें 24.35% जो है वो टर्शरी सेक्टर से आ रही है, और 28.94% जो है वो इंडिया के अंदर नौकरियां जो है वो टर्शरी सेक्टर से आ रही है। तो इस तरह से बेसिकली ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ से हम लोगों को कितना कितना एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बाकी सारा अब इनको याद करने बैठोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, उन्हीं को आप पिक करिए और उनको जो है वो समझने की कोशिश करिए और उनको पढ़िए। क्लियर होगी बात सब लोगों को यहाँ पे? डन। तो इस तरह से ये पहला सेक्टर आ गया, दैट इज़ प्राइमरी। तो ऐसे कर करके जो है वो हम लोग बाकी सेक्टर्स को भी देखते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने देखा प्राइमरी सेक्टर की जो जीवीए, प्राइमरी सेक्टर की जो ग्रोथ है, क्लियर, वो 2021-22 में अभी पढ़ा हमने थोड़ा सा, 21-22 में जो टोटल ग्रोथ है वो 4.6% है। 2022-23 में जो ग्रोथ है वो 5.7% है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्राइमरी सेक्टर में इस बार जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जितना टोटल जो वैल्यू है उसमें माइनस होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और ग्रोथ जो है वो 2023-24 में जो टोटल, यानी कि जितना टोटल जीबी है उसमें मान लीजिए पहले 100 रुपये दे रहा था, तो इस बार कम हुआ है, -2.2% जो है वो 23-24 में है। क्लियर। और अभी हमने देखा टोटल एम्प्लॉयमेंट 58.7% लोगों को हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी सेक्टर ही दे रहा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हम लोगों को कमी होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये डाटा ध्यान में रखना है। अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर का देखिए टोटल जो ग्रोथ है वो 2023-24 में 9.3% है उनका, प्राइमरी सेक्टर का माइनस में गया है। यहाँ पे 2022-23 में 5.1% है, 2021-22 में 9.1% है। अगर आपने अमाउंट देखना होगा तो ये याद कर सकते हो कि 2023-24 में टोटल जितनी जीडीपी हमारी या जीएसवीए हमारा है उसमें 63,424 करोड़ रुपीस जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से आया है। क्लियर। 2022-23 में 58,039 करोड़ रुपीस जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से आया है। क्लियर। तो ये भी याद रख सकते हो, ये ग्रोथ के ऊपर जब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। टर्शरी सेक्टर की हम बात करें तो 2023-24 में टोटल 7.4% की ग्रोथ हुई है, 22-23 में 10.4% की है, 21-22 में 6.5% की है। अमाउंट क्या है, कितने करोड़ों का है, वो आप लोग जो यहाँ से देख सकते हो। क्लियर। तो इस तरह से जो वो आप लोग ओवरऑल जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन और उसमें कितना कितना परसेंट ग्रोथ हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन है, उससे रिलेटेड जानकारी देख सकते हो। डन। और ये लास्ट चार्ट दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना, वैसे अब तो बड़े सालों से सवाल नहीं आया है। तो ये पूरा कंपैरिजन है, ये पहले मैप भी था ऐसा ही कुछ टाइम पहले कि है ना, अलग अलग ईयर में इंडिया और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी ग्रोथ कितनी है। और जब तक 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हिमाचल की ग्रोथ 1.6 थी, इंडिया की 3.4, सेकंड में हिमाचल की 4.4, इंडिया की 4.1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो एनुअल प्लान्स थे, इंडिया हिमाचल की ग्रोथ माइनस में गई है। इसके साथ साथ 2020-21 में हिमाचल की ग्रोथ जब वो माइनस में गई है, तो थोड़ा सा ये लोकेट कर लेना कि माइनस में हमारी ग्रोथ जब वो कब कब गई है। बाकी बस ये जो लेटेस्ट वाला दो है कि हिमाचल की ग्रोथ और इंडिया की ग्रोथ अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स में, उनका कंपैरिजन जो वो आप लोगों ने करना है, और उससे जो है वो आप लोगों को बेसिक और जनरल आइडिया जो है वो लग जाएगा। समझ आ गई बात यहाँ पे? क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में इसके अलावा आप लोगों को कोई और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो वो देखने को नहीं मिलती है। तो सेकंड चैप्टर जो वो मेनली इसी के ऊपर आधारित है। अब चलते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है बेसिकली। अब देखिए, जो बजट वाला लेक्चर मेरे द्वारा लिया गया है उसमें मैंने पूरे कंसेप्ट इसके समझाए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, नॉर्मली क्या है
कि जो पिछले साल का बजट है, अब वो बजट तो ये था ना कि जी कितना पैसा उन्होंने प्रपोज किया था, अब ये साल खत्म हो गया है तो उस पैसे को कहाँ कहाँ उनका खर्चा हुआ, कितना परसेंट खर्चा हुआ, कितना डेट है, यानी कि पूरे के पूरी जो हिमाचल की फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी जानकारी, या बजटरी कंडीशन है उसकी जानकारी जो अब हम लोगों को इस चैप्टर से देखने को मिलती है। तो अब ऐसा मानिए इस बार हमने 2024-25 का बजट पढ़ा, इस वाले में 2023-24 बजट में क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स थे, कितना रेवेन्यू था, कितना एक्सपेंडिचर था, किस तरह का एक्सपेंडिचर था, उस सारे का जिक्र किया गया। तो जो हमारा लास्ट ईयर का बजट है वही मेनली आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कवर यहाँ पे करवा दूंगा, क्लियर। और उसके साथ साथ जब पब्लिक फाइनेंस की हम लोग बात करते हैं तो इस स्पेसिफिक टाइम पे पब्लिक फाइनेंस में जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो वो हमें देखने को मिल रहा है पब्लिक फाइनेंस के अंदर, वो बेसिकली है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो R&D के ऊपर जो स्पेशल पैसा गया है उसके ऊपर इस चैप्टर में बड़ी अच्छी तरह से कवर किया गया है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कंपैरिजन भी है कि इंडिया में है ना, ओवरऑल हमारा देश जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितना परसेंट पैसा डाल रहा है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो कितना परसेंट पैसा डाल रहा है, और हिमाचल के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं दोज आर प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो वो सारे के सारी जो जानकारी है वो आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगी, क्लियर। तो ये या इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। तो यही कारण है, ये जो चैप्टर है इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका है कि वही बेसिक बजटरी इंफॉर्मेशन कि बजट में क्या क्या है, कितना रिसीट्स हैं, कितना एक्सपेंडिचर है, और दूसरा हिस्सा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो पब्लिक फाइनेंस जो है वो उससे ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा रिलेटेड जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए, नॉर्मली नॉर्मली जब भी हम लोग बात करते हैं, नॉर्मली जब भी हम लोग बात करते हैं बजट की, तो बजट में बेसिकली दो चीज़ें रहती हैं। एक रहता है कि जी हमारी आमदन कितनी है, हमारी इनकम कितनी है, और दूसरा रहता है हमारी एक्सपेंडिचर कितना है। जब भी किसी सरकार की इनकम की हम बात करते हैं, यानी कि रिसीट्स की बात करते हैं, तो वो इनकम टैक्सेस की फॉर्म में भी हो सकती है, वो इनकम इस फॉर्म में भी हो सकती है कि सरकार ने किसी को लोन दिया, उससे जो है वो पैसा वापस ले रही है। वो इनकम जो वो इस फॉर्म में भी हो सकती है कि सरकार की कोई कंपनी थी, सरकार ने उस कंपनी को जो वो बेच दिया, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, और वहां से पैसा जो वो सरकार ने जनरेट किया, या सरकार के द्वारा इस साल कोई उधार लिया गया, डेट लिया गया, वो भी सरकार की जो है वो रिसीट्स का ही हिस्सा माना जाता है। सिमिलरली तो सरकार जब बजट पेश करती है तो सबसे पहले हमें जो सरकार की रिसीट्स हैं उनके बारे में पता चलता है, और जो गवर्नमेंट की रिसीट्स हैं उनको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। सरकार की वो रिसीट्स जिनकी कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी कि सरकार ने वो पैसा किसी को वापस नहीं करना है। जैसे मान लीजिए सेंटर ने ग्रांट इन एड, यानी कि स्टेट को पैसा दिया कोई, अब वो वापस थोड़ी ना करना है, तो वो किसका हिस्सा हो जाएगा, वो रेवेन्यू रिसीट्स का हिस्सा हो जाएगा। सरकार ने जो टैक्स लगाया आपसे, आपने सरकार को टैक्स दिया, सरकार ने आपको टैक्स वापस तो नहीं करना है, तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स का हिस्सा जो है हो जाएगा। तो बेसिकली वो इनकम्स, वो सरकार की इनकम जिसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि सरकार ने किसी को वापस नहीं करना है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो रेवेन्यू रिसीट्स का हिस्सा बन जाती है, क्लियर। और वो जो सरकार की लाइबिलिटी है, या सरकार अपना एसेट बेच के पैसा जनरेट कर रही है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा जनरेट कर रही है, या उधार ले रही है, बोरो कर रही है, वो किसका हिस्सा बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कैपिटल रिसीट्स का हिस्सा बन जाएगा। समझ आई बात की नहीं, ठीक है। तो सरकार की रिसीट्स दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट एंड सेकंड इज कैपिटल रिसीट। बजट में हमने इसको काफी डिटेल में पढ़ा भी था। जब सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है, बेसिकली जब बजट है क्या, बजट इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर, क्लियर। कि अच्छा हमें सरकार को इस साल गवर्नेंस करने के लिए, सरकार चलाने के लिए इतने पैसों की जरूरत है, दैट इज एक्सपेंडिचर, क्लियर। तो बजट का जो मेन हिस्सा रहता है वो एक्सपेंडिचर रहता है। जब हम बोलते हैं अच्छा टोटल बजट कितना है, तो इसका मतलब कि टोटल कितना खर्चा जो वो सरकार इस स्पेसिफिक समय में करेगी, क्लियर। और नॉर्मली जो सरकार की रिसीट्स होती हैं उसका जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा उससे इंक्रीज करता है। तो अगर सरकार 100 रुपया कमा रही है और सरकार बोल रही है जी मेरे को 120 रुपये का मैं खर्चा करूंगी, तो ये जो 20 रुपया है ये सरकार का को क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, सरकार को डेट लेना पड़ता है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे राज्य के ऊपर डेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमेशा हमारा जो बजट है वो किस में रहता है, डेफिसिट में रहता है। देखिए डेफिसिट बजट होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो आप एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो, डेट मेनली ले रहे हो, ये आप ले रहे हो कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लोगों ने बिल्ड करना है, क्लियर। कोई एसेट आपने बिल्ड करना है, जो एसेट फ्यूचर में आपको पैसा कमा के देंगे, क्लियर। तो जब गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है, जब गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाता है, तो जैसे इनकम दो हिस्सों में आती है, रेवेन्यू और एक्सपेंड कैपिटल में, सिमिलरली जो एक्सपेंडिचर है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो वो बेसिकली जिसमें ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा होता है, ना कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सर सैलरीज देनी है सरकार ने, तो सैलरी दे दी, कोई एसेट तो नहीं ना बनाया, ना कोई सरकार ने ऐसे कि अपना उधार वापस किया होगा पुराना, क्लियर। या मान लो पेंशन देनी है, क्लियर।
या कोई ग्रांट देनी है, क्लियर। तो ये सारे का सारा जो एक्सपेंडिचर होगा वो किसका हिस्सा माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप ऐसा मानिए जो सरकार की डे टू डे एक्टिविटीज़ है उन्हीं के लिए वो खर्च हो जाता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये बेसिकली दो चीज़ों के लिए होता है, या तो सरकार उससे अपना उधार वापस कर रही होती है, यानी कि जो लोन लिया है उसको वापस कर रही होती है, क्लियर, या सरकार उससे कोई एसेट क्रिएट कर रही होती है। तो उसको जब हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब देखिए, कोई भी राज्य कैसा परफॉर्म कर रहा है फाइनेंशियली, कैसा है ना, फिजिकल जो कंडीशन है उसकी वो कैसी है। अगर मान लीजिए किसी राज्य में हम लोग देखेंगे कि जितना टोटल पैसा सैंक्शन हो रहा है, मतलब जितना टोटल खर्चा हो रहा है, उसमें मान लो 80% पैसा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 79.95% अप्रोक्सीमेटली। मान लो 80% जो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और सिर्फ 20% ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने लाइबिलिटी भी वापस करनी है, क्लियर। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि वहां पे जो एग्जिस्टिंग खर्चे वो इतने बढ़ चुके हैं कि सरकार नया कैपिटल जो है या नया जो एसेट है उसको क्रिएट नहीं कर पा रही है, क्लियर। तो वहां से भी आइडिया लगा लेते हैं कि रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर जो वो कम हो और कैपिटल ज़्यादा हो तो थोड़ा सा बेटर है, कि यानी कि एटलीस्ट जो वो नए एसेट क्रिएशन होने की संभावना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 80% के आसपास ही है। तो इस पूरे का पूरा जो हमारा इस साल का जो ये जो चैप्टर 3 है इसमें यही बताया गया है कि किसना। अब इसमें देखिए मैं बता देता हूँ इसमें क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, कैपिटल रिसीट्स कितनी है, ग्रांट इन एड कितनी आई हुई है। ग्रांट इन एड इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, क्लियर। समझ आई बात की नहीं है, डन। तो यही जानकारी जो आप लोगों को इसमें देखेगी, तो इसी से रिलेटेड फैक्ट, इसी से रिलेटेड डाटा जो है वो आप लोग इस स्पेसिफिक चैप्टर में देखोगे, क्लियर। तो देखो, ये देख लीजिए, टोटल रेवेन्यू रिसीट्स कितने हैं, 38,000 करोड़ रुपीज, क्लियर। टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 53,413 करोड़ रुपीज, क्लियर। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 42,704 करोड़ रुपीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 5,202 करोड़ रुपीज, क्लियर। इसके साथ साथ ग्रांट इन एड थोड़ा सा पढ़ लेना, 13,049 करोड़ रुपीज, क्लियर। तो देखिए ग्रांट इन एड का जो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है वो आपको एक कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, क्लियर। उसके साथ साथ जब टैक्स रेवेन्यू की हम बात करेंगे, जहाँ पे सेंटर जो पैसा देगा स्टेट्स को, वो टोटल आ जाता है आप लोगों का 21,504 करोड़ रुपीज़, क्लियर। तो अब ये जो है यहाँ से हमें टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में पता चल रहा है, और उसके साथ साथ जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो इसको जो है वो बस यही वाली जो 3-4 चीज़ें मैंने टिक की, इनका डाटा जो है वो आप लोग एक बार मेमोराइज कर लेना, इससे ज़्यादा जरूरत पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम लोग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो वो 2023-24 में, यानी कि ये जो बजट पिछले साल पेश हुआ था, क्लियर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या जो टोटल हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 42,700 करोड़ रुपीज़ है, और उससे पिछले साल जो है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 36,195 करोड़ रुपीज़ था, क्लियर। और ये जो टोटल ग्रोथ है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है, मैंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ना अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन बढ़ रहा है, तो 18% की ग्रोथ जो है वो हम लोगों ने रजिस्टर की है, क्लियर। और अगर हम लोग पूरी प्रदेश की जीडीपी के साथ कंपेयर करें, यानी कि जितनी हमारे पूरे प्रदेश की इनकम थी 2023-24 में, उसके मुकाबले जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये कितना है, 20.59% है, क्लियर। और अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, ये डाटा थोड़ा सा आपने ध्यान में रख लेना है। टोटल अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो टोटल जितना खर्चा हो रहा है, जितना एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं, 79.95%, ये डाटा याद रखेंगे, 75.95% एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ आई बात की नहीं, ठीक है। तो अमाउंट थोड़ा सा, परसेंटेज ग्रोथ, जीडीपी का ये वाला डाटा, और साथ में ये जीडीपी का शेयर है, मतलब हमारे प्रदेश की इनकम कितनी है, ये जितना खर्चा सरकार कर रहा है उसका शेयर है। तो दोनों में कंफ्यूज मत करना अपने आप को, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थोड़े से और हिस्से भी हैं, कि जो सैलरी एंड वेजेस है, क्लियर, उसमें जो ग्रोथ जो है वो दैट इज 0.44% की ग्रोथ हुई है, क्लियर। इसके मुकाबले 2022-23 में जो ग्रोथ रेट था सैलरीज वगैरह में 25.78% का था, क्लियर। पेंशन की अगर हम बात करें तो पेंशन जो है उनका एक्सपेंडिचर कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है 3.95%, क्लियर। जहाँ पे पिछले साल जो वो 41.45% जो है उसकी ग्रोथ रजिस्टर की गई थी, क्लियर। तो इंटरेस्ट पेमेंट है, लोन्स के जो पैसे वापस किए जा रहे हैं, सब्सिडी एक्सपेंडिचर है, उसमें भी जो है वो हम लोगों को नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये जो डाटा है इसको भी अगर आपने पढ़ना होगा तो एक बार इसको जरूर रीड कर लीजिएगा, क्लियर।
जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस चैप्टर के अंदर है, वो ये है कि टोटल जो उधार है, डेट है, टोटल जीएसडीपी का, हमारी इनकम का, प्रदेश के इनकम का, वो कितना परसेंट है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। तो 2021-22 में जो टोटल था 37.02%, और 2021-22 में ये था 40.23%। तो हमारे पास 2020-21 और 21-22 का डाटा है। तो देख लीजिए 40%, 37-38% जो इज़ अ वेरी बिग नंबर, काफ़ी बड़ा है कि जितना टोटल तुम्हारा सरकार की इनकम को तो छोड़ ही दो, जितना तुम्हारी पूरी प्रदेश की इनकम है उसके ऊपर ही, उसकी ही आमदनी का 37.02% जो है वो क्या है, वो आप लोगों के यहाँ पे जो है वो डेट है, उधार है। क्लियर। और उधार कैसे होता है कि हमेशा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और वो डेट बढ़ता 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 जाता है, और यही कारण है कि उसकी परसेंटेज में भी हम लोगों को नॉर्मली इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर। पर सरकार की इनकम भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे आप परसेंटेज, ये इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये कोविड का टाइम पीरियड था, तो फिर कोविड में जो वो सरकार को डेट वगैरह ज़्यादा लेने पड़े, तो ये वैसे भी, और इनकम भी कम हुई थी, तो ये वैसे भी आप लोगों को जो वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बजट से रिलेटेड जो आप सब लोगों के पास होनी चाहिए। अब हम लोग दूसरी बात यहाँ पे करेंगे, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज जेंडर बजटिंग। अब देखिए जेंडर बजटिंग होती क्या है, जब भी सरकार बजट बनाती है तो वो हमेशा जो वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, वुमेन हैं, उनके लिए स्कीम्स या प्रोग्राम्स जो हैं उनको बनाती है, उनको बिल्ड करती है। क्लियर। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई ऐसी स्कीम है जो 100% वुमेन के लिए है, तो सरकार ने मान लीजिए 1,000 रुपये का बजट दिया, उसमें से 100 रुपया ऐसा है जो सिर्फ वुमेन के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, चाहे वो मैटर्निटी बेनिफिट्स के ऊपर किया जा रहा है, या एम्प्लॉयमेंट के लिए किया जा रहा है, या बिजनेस के लिए किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ वुमेन के लिए किया जा रहा है। तो उस एक्सपेंडिचर को रखा जाता है कैटेगरी वन में, यानी कि कैटेगरी वन में वो खर्चे हैं जो सिर्फ वुमेन के ऊपर होंगे, इसके अलावा किसी और के ऊपर नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं कि जैसे मान लो जो एजुकेशन है, तो वहाँ पे वुमेन भी होंगी और लड़के भी होंगे, यानी कि वुमेन तो है लेकिन और भी है, यानी कि कुछ ऐसी स्कीम जो सिर्फ वुमेन के लिए है वो कैटेगरी वन स्कीम्स कहलाई जाती हैं, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो कैटेगरी या वुमेन के साथ साथ बाकी जेंडर्स के लिए भी है, उनको हम लोग जो वो कैटेगरी टू कह देते हैं। तो यहाँ से जो है वो बेसिकली सरकार जब भी बजट, यानी कि जो 2023 का बजट, 23-24 का बजट सरकार के द्वारा प्रपोज किया गया था, इसमें वुमेन के लिए कितना है, तो जब कहेंगे जी वुमेन के लिए कैटेगरी वन में इतना पैसा था, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ वुमेन के लिए होगा। कैटेगरी टू में बोलेंगे तो इसका मतलब वुमेन के साथ साथ बाकियों के लिए भी होगा। क्लियर। तो जैसे वो वुमेन जो एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड स्पेशल एबल्ड डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उनको कैटेगरी वन के अंदर टोटल पैसा जो सैंक्शन किया गया वो 21,536 लाख रुपीज है। क्लियर। और कैटेगरी टू के अंदर जो किया गया वो 1,88,050 रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़ है। तो बेसिकली ये जो है वो, इसको आप ऐसा मानिए कि इससे बेटर है कि आप ये वाला लास्ट वाला डाटा जो वो याद रख लीजिए कि कैटेगरी वन में 41,505 लाख रुपीज़ है, और कैटेगरी टू के अंदर 3,88,740 लाख है। टोटल 4,30,245 लाख रुपीज़ जो है वो सेंक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली करोड़ में नहीं है, लाखों में है, तो इसलिए जब वो शायद कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मैं, मेरे को भी हो गया था, लेकिन इन जनरल ये लाख के अंदर जो है वो हम लोगों को यूनिट दिया गया है रेदर देन करोड़ में। क्लियर। तो ये जेंडर बजटिंग है, यानी कि वुमेन के ऊपर स्पेसिफिकली किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना पैसा जो है वो कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के अंदर जो है वो वुमेन को सेंक्शन किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे हिस्से की जो मैं आपको बता भी रहा था कि जो साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन है उसके ऊपर जो वो कितना कितना पैसा जो है वो सेंक्शन किया गया है। तो देखिए जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है GERD। क्लियर। तो कितना टोटल पैसा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। तो अब आप देखिए 2010-11 से 20-21 में जो पैसा है उसमें ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। देखिए 2010-11 में टोटल पैसा सेंक्शन किया गया था 60,196 करोड़ रुपीज, ये पूरे देश की बात कर रहे हैं। 2020-21 तक आते आते ये 1,27,380.96 करोड़ रुपीज हो गया, तो ऑलमोस्ट दुगना हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग देखें कि जो टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, ये हमारे देश की जो जीडीपी है उसका कितना परसेंट है, बहुत कम है लेकिन चलिए फिर भी टोटल कितना परसेंट है, ये बेसिकली 2019-20 में 0.66% था, और 2021 में 0.64% है। क्लियर। तो थोड़ा डिक्रीज तो है, लेकिन अगेन मैंने बताया कि नंबर जो है वो थोड़े डिफरेंट भी होते हैं, कभी कभी जो है वो नंबर इतना इंक्रीज हो जाता है कि परसेंटेज हमें थोड़ी कम भी होती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो अब आप लोगों को यहाँ पे समझने की आवश्यकता एक और है कि देखिए जब भी हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइना की बात करूँ जो टॉप पे है, या यूएसए पहले पे है, फिर चाइना है,
तो इन देशों में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें जब कोई कंट्रीब्यूट करता है ना, वो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो जब तक यार प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएंगे, वो ज़्यादा पैसा नहीं इन्फ्यूज़ करेंगे, तो R&D करना जो वो बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। सरकार जो है, गवर्नमेंट, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उतना पैसा उसने बाकी जगहों के ऊपर भी खर्चा करना होता है। हालांकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन धीरे धीरे इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप जितना टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर इंडिया में आप प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन देखोगे तो 36.4% है 2020-21 में। और अगर आप गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन देखोगे तो 43.7% तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट्स की भी है 6.47%। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे प्राइवेट है सरकारी है, उनकी 8.8%। और उसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है उनकी 4.4%। क्लियर? तो ये परसेंटेज अब आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो इंडिया में जो सरकार है उनका परसेंटेज, यानी कि गवर्नमेंट की परसेंटेज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या हायर एजुकेशन, इनकी परसेंटेज 59% है। और ओवरऑल मैंने बताया, जैसे चाइना और USA की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो वो कहाँ से आता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर से आता है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल से आता है। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा जो अब हम लोगों को इंडिया के फेवर में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा जो है वो मदद की जा रही है, हेल्प की जा रही है। क्लियर? और 2022 में NSF का एक डाटा है जहाँ पे इंडिया ऑक्युपाइज थर्ड रैंक। पूरी दुनिया में इंडिया तीसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा PhD USA में दी जाती है, दूसरे नंबर पे चाइना में दी जाती है, और तीसरे नंबर पे जो है वो इंडिया में दी जाती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो इंडिया तीसरे नंबर पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी जानकारी जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो वो कितना कितना पैसा जो वो R&D के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। अब देखिए, 2000 2021-22 की बात करेंगे तो 92,702 लाख रुपीस खर्चा किया गया। उसके बाद 2022-23 में हिमाचल प्रदेश ने खर्चा बढ़ाया, 1,27,293 लाख रुपीस हो गया। उसके बाद जब वो 2023-24 में और खर्चा बढ़ाया, 1,04,703 लाख रुपीस जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो वो R&D के ऊपर खर्चा किया गया। क्लियर? अगर हम लोग जो वो हिमाचल प्रदेश की टोटल कि रेवेन्यू अकाउंट से कितना आया है, रेवेन्यू अकाउंट से टोटल पैसा 1,02,383 आया है, और कैपिटल अकाउंट से 9,321 लाख रुपीस आया है। क्लियर? तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कैपिटल जो एक्सपेंड, मतलब जो एसेट क्रिएशन है उसके ऊपर जो है वो कम खर्चा में होता हुआ देखने को मिला, रदर देन जो सीधा फीस, स्कॉलरशिप वगैरह जो वो सरकार ने देनी है। अगर हम लोग GSDP के साथ कंपेयर करेंगे तो 2023-24 में जितना टोटल पैसा R&D के ऊपर खर्चा किया गया वो 0.54% ऑफ हिमाचल प्रदेश GSDP है। और अगर हम टोटल खर्चे की बात करें, यानी कि टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर की बात करें, तो उसी बजटरी एक्सपेंडिचर का 2.09% जो है वो हमें खर्चा होता हुआ देखने को मिला। तो ये दोनों डाटा याद रख लेना। क्लियर? तो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, ये आप सब लोगों को होनी चाहिए। और ये जो है वो हमारा जो है वो तीसरा इंपॉर्टेंट डाटा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हिमाचल प्रदेश और इंडिया का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो ये था हमारा तीसरा चैप्टर। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये चैप्टर जो है वो बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। अब दो तीन चीज़ें थोड़ा सा मैं एक भूमिका बांध देता हूँ, और उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर हम लोग मूव करेंगे। देखिए, जब हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, जहाँ पे 90% के आसपास की पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, और उसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 58% के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर और क्रेडिट फैसिलिटी है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है। देखिए, जब हम लोग आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, उस स्पेसिफिक समय में हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था वो मैक्सिमम प्राइवेट बैंक्स थे। इस टाइम पे जितने भी बड़े बड़े बैंक्स आप अपने आसपास देखते हो, इंक्लूडिंग पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे जो वो किसी समय में प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे। लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स है उनका जो उद्देश्य है वो हमेशा प्रॉफिट कमाना है, और उसके साथ साथ वो हमेशा उसी सेक्टर को ज़्यादा पैसा दिया करते थे जहाँ से रिटर्न आने की संभावना ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो इंडस्ट्रीज़ को देंगे, और अर्बन एरियाज़ में जो है उनके द्वारा क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेल करवाई जाती थी। लेकिन 1969 के बाद जब वो बैंक्स की नेशनलाइजेशन होनी शुरू हुई, क्योंकि स्पेसिफिकली जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करेंगे, अब आप ऐसी चीज़ समझिए कि एग्रीकल्चर में जैसे इंडस्ट्रीज़ में हमेशा गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है, सर्विसेज में हमेशा पैसा रेगुलरली जनरेट होता रहता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे ऐसा रखिए कि पूरे साल में शायद एक ही सीज़न होता है मेन, जहाँ पे मैक्सिमम पैसा जो वो किसानों के द्वारा जनरेट किया जाता है, और जो दूसरा सीज़न होता है उसमें उतना ज़्यादा पैसा जो वो जनरेट नहीं होता। क्लियर? तो यानी कि थ्रू आउट द ईयर रेगुलर इनकम जो है वो फार्मर्स के पास नहीं रहती है।
यही कारण है उनको जो टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जो पैसों की आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो अगर बैंकिंग फैसिलिटी या बैंक्स जो है वो वहाँ पे मौजूद ना हो तो फिर उस चीज़ को अवेल करना, उस चीज़ को कंप्लीट करना जो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यही कारण है जो बैंकिंग है वो हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। और जब आप लोग देखोगे ओवरऑल हिमाचल में बैंक्स जो वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कितना पर ब्रांच कितने लोगों को वो केटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेशनल एवरेज से जो है वो आप कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस देखोगे। और उसके साथ साथ देखिए जब हम लोग हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा बैंक है जिसका अगर हम लोग डिस्कशन डिस्कशन ना करें तो शायद जो बैंकिंग है उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। वो बेसिकली है नाबार्ड। अब देखिए जो नाबार्ड है उसका मेन काम है रूरल एरियाज में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर है उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, क्लियर। और नाबार्ड जो है उसने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नए नए जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च किया हुआ है। और उसके साथ साथ एक नाबार्ड की सब्सिडरी है, क्लियर है कि इनकी कंसल्टेंसी फर्म है, क्लियर। वो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसको टाइम टू टाइम जो वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती रहती है। तो जो नाबार्ड है उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है कि नाबार्ड के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम्स, किस किस तरह की जो स्कीम्स हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च की गई हैं, क्लियर। और उसके साथ साथ जब हम लोग बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि देखिए बैंकिंग वैसे इन जनरल जब हम लोग बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव नो डाउट पैसा प्रोवाइड करना है और प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जब हम लोग चैप्टर 4 या इन जनरल बैंक्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है किस तरह से जो सोशल वेलफेयर है, सोशल इंक्लूजन है, क्लियर, उसको प्रमोट किया जा सके। अब आप ऐसा समझिए कि अगर बैंक्स नहीं है तो लोगों के खाते नहीं खुलेंगे, लोगों के खाते नहीं होंगे तो स्पेसिफिक टाइम पे जो हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्टली सरकार के द्वारा पैसा लोगों के खातों में पहुंचवाया जा रहा है, तो फिर वो पैसा नहीं पहुंचेगा। पहले जो पैसा जब किसी मिडल मैन के जरिए पहुंचवाया जाता था तो पैसा पहुंचते पहुंचते जो है वो उसका 10% ही रह जाता था और जो मेन बेनिफिशरीज होते थे जिनको ज़रूरत होती थी पैसों की उन तक पैसा नहीं पहुंच पाता था। तो कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद भी जो बैंक्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल जो वो हमें देखने को मिलता है। और इस डिजिटलाइजेशन यानी कि जो डायरेक्ट बाय बेनिफिट ट्रांसफर है, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ पे भी बैंक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि जब भी बैंक्स की बात की जाती है तो गवर्नमेंट ने 1969 में एक स्कीम शुरू की थी जिस स्कीम को हम लोग कहते हैं लीड बैंक स्कीम। अब देखिए समझिए, लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक डेजिग्नेट होगा। जैसे मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एसबीआई लीड बैंक हो गया, किसी में पीएनबी हो गया, किसी में यूको बैंक हो गया। तो लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि पूरे का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको इंश्योर करने की जो जिम्मेवारी है वो उस लीड बैंक की हो जाती है। तो 1969 में इस स्पेसिफिक स्कीम को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो वो लॉन्च किया गया था। तो जब हम लोग हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को 3 लीड बैंक्स देखने को मिलते हैं और उन लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक डिस्ट्रिक्ट को ओवरसी करने की, क्लियर। तो ये एक पहला कदम जो है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि जब भी बैंक्स के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाएगा, अब देखिए जब बैंक लोन देगा एक तरफ वो बड़े बिजनेसमैन को लोन दे रहा है, दूसरी तरफ वो किसानों को लोन दे रहा है। एक तरफ जो है वो किसी रिच इंडिविजुअल को लोन दे रहा है, एक तरफ जो वो वीकर सेक्शन को लोन दे रहा है। एक तरफ जो है वो पेट्रोल वाली गाड़ियां खरीदने के लिए लोन दे रहा है, दूसरी तरफ जो वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए लोन दे रहा है। तो बेसिकली हमारा जो देश है उसने बैंकिंग सेक्टर को सोशल वेलफेयर की तरफ कैसे पुश किया है कि ये कहा गया कि जितना भी पैसा आप लोग दोगे, वैसे वो रियलिटी में एएनबीसी होता है, एडजस्टेड बैंक नेट क्रेडिट होता है, क्लियर। लेकिन आप लोग इसको ऐसा समझे कि जितना भी बैंक लोन देता है तो बैंक को लोन देते हुए कुछ प्रायोरिटी सेक्टर को कुछ सर्टेन परसेंटेज देनी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, सरकार ने कहा जी जब भी आप लोन दोगे तो आप कुछ सेक्टर्स को जो है वो प्रायोरिटीज दोगे। प्रायोरिटीज किस किस को दोगे, जैसे वीकर सेक्शन को प्रायोरिटी दोगे, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दोगे, एमएसएमईज को प्रायोरिटी दोगे, क्लियर। और जितना पैसा आपके द्वारा दिया जाएगा, जितना आपका एएनबीसी होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का आपका एएनबीसी है, 100 रुपए का आप पैसा दे रहे हो, तो आपको 40% पैसा जो है वो किसके ऊपर देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर्स के ऊपर देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई बैंक जो वो प्रायोरिटी सेक्टर में पैसा नहीं दे पाता है, तो जो बचा हुआ पैसा है, जैसे मान लीजिए अगर किसी बैंक ने 38% ही प्रायोरिटी सेक्टर्स के ऊपर दिया, तो बचा हुआ 2% है वो उसको नबार्ड को देना पड़ता है। और नबार्ड के अंडर एक फंड आता है जहां से नबार्ड के द्वारा मैक्सिमम फाइनेंसिंग होती है, जिसको हम लोग कह देते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो आरआईडीएफ के अंदर वो पैसा चल जाता है, मतलब वो पैसा अल्टीमेटली रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में ही हम लोगों को काम होता हुआ देखने को या यूज होता हुआ देखने को मिलेगा, क्लियर। तो इस तरह से
लीड बैंक के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो हमारे यहाँ पे जैसे 7 मेन प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, 8वां जो वो अदर्स में आ जाता है, तो 7 प्रायोरिटी सेक्टर जो हैं उनमें हिमाचल प्रदेश की खासियत क्या है कि हिमाचल प्रदेश ने जो 5 प्रायोरिटी सेक्टर्स है आउट ऑफ 7, जो 5 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जिसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी को निकाल दिया जाए, जो बाकी 5 हमारे जो है वो पैरामीटर्स हैं, उनको जो हिमाचल ने अचीव कर लिया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 40% है हमारे यहाँ पे जो बैंक्स है उनका अप्रोक्सीमेटली कितना है, 60% जो वो प्रायोरिटी सेक्टर्स है, क्योंकि हम लोग रूरल एरियाज में हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी रूरल में तो प्रायोरिटी सेक्टर को अचीव करना जो वो रिलेटिवली ईजी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रायोरिटी सेक्टर में भी बैंक्स को पता है कि वो एक ऐसी जगह के ऊपर लोन दे रहे हैं जहाँ पे लोन कम वापस आने की संभावना जो वो रिलेटिवली कम है, क्लियर, या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो सोशल वेलफेयर का एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर, जब हम बैंकिंग सेक्टर का दूसरा पहलू देखेंगे लीड बैंक के बाद, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो वहां पे हम देखेंगे कि कितना कितना पैसा किसके सेक्टर में दिया गया है, क्लियर। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि बिना फाइनेंशियल इंक्लूजन के आप लोग पॉवर्टी डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो खत्म नहीं कर सकते हो, क्लियर। तो यही कारण है हमारे यहाँ पे मल्टीपल फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, जैसे गरीब ना वो इंडिविजुअल जो अवेयरनेस नहीं है कि पहले पुराने ज़माने में खाता खुलवाना बड़ा मुश्किल होता था, आपको मिनिमम एक अमाउंट में मेंटेन करके रखना पड़ता था, क्लियर, नहीं तो उसके बदले आपको चार्जेस मिलते थे या चार्जेस लगा करते थे। तो सरकार ने या गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंश्योर किया थ्रू बैंकिंग, क्लियर, वहाँ पे भी बैंक्स नहीं होते तो ये हो नहीं पाता, कि वहाँ पे कहा गया कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के लिए 2014 में जो है वो प्रधानमंत्री जनधन स्कीम जो है वो उसको लॉन्च किया गया। तो हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन स्कीम के अंतर्गत हिमाचल में कितने खाते जो हैं वो ओपन हुए। तो जो खाता ओपन हुआ उसी के बाद गवर्नमेंट ने बाकी और इनिशिएटिव भी, जैसे इंश्योरेंस देना है, पेंशन देना है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है सीधा खातों में, मनरेगा की तनख्वाह जो भी पैसा बनता है सीधा जो है वो खातों में डलवाने का जो प्रावधान है, वो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स के अंदर ही हमें देखने को मिला। तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के जरिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं जो हमें इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलते हैं, वो भी आप लोग जो इस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर देखोगे। और लास्ट में आप लोग देखोगे कि जो नबार्ड है उसके द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन सी प्रोग्राम्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के लिए लॉन्च किए गए हैं और किस तरह से वो हमें इंप्लीमेंट होता हुआ देखते हैं। तो बेसिकली जो चैप्टर 4 है इसमें आप इन 4 चीज़ों के ऊपर देखोगे। पहले आप देख लोगे कि कंडीशन क्या है बैंकिंग सेक्टर की, कितने बैंक ओपन हुए हैं, कितने एटीएम ओपन हुए हैं, लीड बैंक्स कौन कौन से हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट का वो लीड बैंक है, उसके साथ साथ जो है वो प्राइवेटी सेक्टर में क्या सिचुएशन है, साथ में कौन कौन से फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स हैं, और साथ में एंड में हम लोग देखेंगे कि नबार्ड क्या है। तो 4 चीज़ें जो वो मोटा मोटा आप लोग इस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर देखोगे, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीड बैंक की। तो लीड बैंक के बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो देखिए 3 लीड बैंक हमारे यहाँ पे हैं, पीएनबी, यूको बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम लोग पीएनबी की बात करेंगे, तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स याद रखने का तरीका है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम के से शुरू होता है वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पीएनबी के अंडर आती है, जिसमें कांगड़ा है, कुल्लू है और किन्नौर है। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे समझिए, क्योंकि मैंने बताया लीड बैंक स्कीम जो वो 1969 में शुरू हुई थी, तो कांगड़ा से तो दो डिस्ट्रिक्ट्स अलग होंगी। कांगड़ा से दो डिस्ट्रिक्ट कौन सी अलग होंगी, ऊना अलग होगा और हमीरपुर अलग होगा, दो होगा, वो ऑटोमेटिकली किसके अंडर आ जाएगा, पीएनबी के अंडर आ जाएगा। तो हमीरपुर भी इसके अंडर आता है और ऊना भी उसके अंडर आता है, और उसके साथ जब आप एक और डिस्ट्रिक्ट याद रख लेंगे दैट इज योर मंडी, क्लियर। तो 6 डिस्ट्रिक्ट जो है उनका लीड बैंक कौन है, पंजाब नेशनल बैंक है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स का जो लीड बैंक है वो कौन है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स का जो लीड बैंक है वो आपका है यूको बैंक। और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे यहाँ पे जिनका नाम एस से शुरू होता है वो सारी की सारी यूको के अंदर आती है। और एक डिस्ट्रिक्ट आपने याद रखनी है, जैसे देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कोइंसिडेंस है, तो याद रखना जब आपके लिए ईजी हो जाएगा। और जो बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमारी बच गई दैट इज चंबा एंड लाहौल एंड स्पीति, उनका जो लीड बैंक है वो बेसिकली कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। समझ आगे बात की नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब दूसरी बात क्या रहती है कि जिस तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट एक एक लीड बैंक बनता है, तो उसी तरह से पूरा जो स्टेट एक लेवल बैंकर कमेटी बनती है और उसका एक कन्वेनर बैंक होता है, वो कोई भी हो सकता है। हर एक राज्य के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कन्वेनर बैंक देखते हैं, क्लियर, जो पूरा बैंकिंग सेक्टर को जो है वो लीड कर रहा होता है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी है उसका जो कन्वेनर बैंक है वो कौन है, यूको बैंक है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ पे 90% पॉपुलेशन जो है वो हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलती है, रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। तो जितनी भी ब्रांचेस जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर खुली हुई हैं, क्लियर, जिसमें जो है वो आपकी टोटल 2292 बैंक ब्रांचेज हैं, क्लियर, उनमें से 77% से ज़्यादा जो ब्रांचेज है वो आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलती हैं।
और अगर हम लोग पर ब्रांच देखें कि एक ब्रांच कितने लोगों को ऑन एन एवरेज केटर कर रही है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 2011 की सेंसस में जो पॉपुलेशन थी उसके आधार के ऊपर 3073 लोगों को एक ब्रांच के द्वारा केटर किया जा रहा है। लेकिन जब हम इसको नेशनल एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे तो पूरे इंडिया में एक ब्रांच जो है वो 11,000। तो हिमाचल की जो स्थिति कंडीशन है वो ज़्यादा बेटर है, मतलब एक ब्रांच कम लोगों को केटर कर रही है एज कम्पेयर टू दी, अगर हम लोग पूरे देश में ब्रांचेस देखेंगे और उस आधार के ऊपर जो वो चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे। हिमाचल में जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ ब्रांचेस वहाँ पे ज़्यादा होंगी, और जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कम होंगी। तो हमारे यहाँ पे जो कांगड़ा है उसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस है, दैट इज़ 425, और लाहौल स्पीति जो है उसकी सबसे कम ब्रांचेस है, दैट इज़ 26। नई ब्रांचेस 2022 से लेके 23 के बीच में 55 खुली हैं। एटीएम जो हैं वो टोटल 2170 एटीएम मशीन्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। और उसके साथ साथ ये डाटा थोड़ा याद रख लेना, इस टाइम पे 12,243 बैंक मित्र बेसिकली क्या होते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं? अब देखिए यार, आप लोग जो है वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ अगर आप लोगों ने रूरल एरियाज़ में उन इंडिविजुअल को जिनके पास ना पैसा है ना अवेयरनेस है उन तक पहुंचानी है, तो आप लोगों को जो है वो, या बैंक्स की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपने लिए अपॉइंट करते हैं। उसके बदले उनको महीने का कुछ पैसा दे देते हैं, 3,000 4,000 5,000 जितना भी देना होता है। इसके बदले वो गांव में जाएंगे, लोगों के खाते खुलवाएंगे, क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में उनको बताएंगे, लोन में दिलवाने में जब उनकी मदद करेंगे। क्लियर? तो उनको बैंक मित्र या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्पेसिफिक टाइम पे जो टोटल नंबर ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो कितने हैं? 12,243। तो देखिए छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, इनके बारे में जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ नबार्ड से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी है कि नबार्ड के द्वारा जो है वो 3.80 करोड़ का जो पैसा है वो वेरियस जो आपके बैंक्स हैं उनको सैंक्शन किया गया है थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी, थ्रू फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी कैंप्स। डिजिटल लिटरेसी को इंप्रूव करने के लिए नबार्ड स्पेसिफिकली पैसा दे रहा है। उसके साथ साथ जो है नबार्ड ने 200 माइक्रो एटीएम्स, क्लियर, उसके साथ साथ जो हमारे फिनो पेमेंट बैंक्स हैं, क्लियर, और उसके साथ साथ 600 मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल अमाउंटिंग टू 17 लाख टू एयरटेल पेमेंट बैंक्स, क्लियर। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उसके लिए जो है वो 600 जो एम ओ एस है, एम पी ओ एस का मतलब होता है जहाँ पे हम सीधा जाके जो है वो पेमेंट कर देते हैं, क्लियर, पॉइंट ऑफ सेल, क्लियर। तो ये वाला जो है वो नबार्ड के द्वारा सैंक्शन किया गया है। इसके साथ साथ ये थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान रखना है, नबार्ड के द्वारा जो है वो हमारे यहाँ पे जो दो जगहों के ऊपर आइडेंटिफाई किया गया है, दो मंडियों को, क्लियर, जहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो रिसीव होंगी। और ये दो मंडियाँ कौन कौन सी हैं? एक आपकी जो वो ढली मंडी है शिमला के अंदर, और दूसरी जो वो आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी है, कहाँ के अंदर? सोलन के अंदर, जहाँ पे डिजिटली जो है वो पेमेंट्स को यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, क्लियर। तो छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में जानकारी जो है वो हम सब लोगों को होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे हिस्से का, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट। तो जैसे मैंने जिक्र किया आप लोगों को कि टोटल 7 सेक्टर्स और 8 में अदर्स में छोटे छोटे मिसलिनियस सेक्टर्स आते हैं, क्लियर, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि जितना भी टोटल एएनबीसी होगा, जितना भी क्रेडिट दिया जाएगा इन जनरल, उसका 40% जो है वो आप लोगों को प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बैंक्स ने कितना कितना प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ ये वाला डाटा उठा रहा हूँ 2023 तक। तो हिमाचल प्रदेश ने जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो कितना है, यानी कि जितना पैसा दिया है वो 16.18% है। और जो रिक्वायर्ड टारगेट है वो कितना है? रिक्वायर्ड टारगेट इज 40%, की 40% देना है, लेकिन हमारे यहाँ पे कितना दिया गया है? 60.18% दिया गया है। अब देखिए एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर का एग्रीकल्चर का टारगेट है वो कितना है? 18% है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा कम दिया गया है, दैट इज 17.48% दिया गया है। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स का मतलब है जिनके पास 2 हेक्टर से कम की जमीन है, क्लियर, मार्जिनल 1 हेक्टर से कम और 1 हेक्टर से 2 हेक्टर के बीच में स्मॉल फार्मर्स, क्लियर, जो 80% पॉपुलेशन है। तो नेशनल पैरामीटर है कि आप लोगों ने जो है वो 9% जितना ए एन बी सी होगा वो आपने जो है वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को देना है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो जो पैसा दिया गया है वो 12.62% दिया गया है। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जो डायरेक्शंस हैं आरबीआई की गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि आपने 7.5 देना है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो वो कितना दिया गया है? 16% दिया गया है। वीकर सेक्शन को गाइडलाइंस है कि 11% देना है, हमारे यहाँ पे वीकर सेक्शन को जो एडवांसेस है वो कितने दिए गए 2023 में? 18.79% दिए गए, क्लियर। तो बेसिकली अब इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आपको पढ़ना है, लेकिन ये आपको इन जनरल पता होना चाहिए कि किसका जो है वो कितना कितना परसेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है वो ये थोड़ा सा आप एक बार हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से देखना चाहो तो देख लो, नहीं तो ये वाला जो डाटा है और ये वाला जो है ये दोनों जो है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रिलेवेंट है, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारे अलग अलग फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि जब
ये हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे 2014 के, तो उसके बाद सरकार के द्वारा जो उस टाइम की और अभी भी सरकार कंटिन्यू हो रही है, उसके द्वारा जो वो एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो वो अगस्त 2014 में लॉन्च की गई। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर एक इंडिविजुअल का BSBDA अकाउंट खोलना। BSBDA अकाउंट का मतलब होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, मैं आप हम लोग अगर खाता खुलवाने जाते हैं तो बैंक्स बोलते हैं कि अच्छा आपको इतना मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, क्लियर। और आप पर आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती, आपने जितना पैसा निकालना आप निकाल सकते हो। आपको क्रेडिट कार्ड, सॉरी, आपको डेबिट कार्ड मिलता है, आप लोगों को चेक बुक मिलता है, सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। जो BSBD अकाउंट्स होते हैं इनमें थोड़ा सा जो है वो ये पाबंदियाँ नहीं होती, यानी कि आप जीरो बैलेंस रख सकते हो, लेकिन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है। रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है कि अच्छा आप महीने में 4 बार पैसा निकाल सकते हो, अच्छा आप 50,000 तक पैसा जो है मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ कंडीशन जो वो BSBD अकाउंट में होती है। लेकिन BSBD अकाउंट जो वो बेसिकली उन लोगों के लिए था जो खाता नहीं खुलवाते थे, क्योंकि उनको लगता था खाता खुलवाना क्यों, और बैंक हो सकता है पैसा ना काट लेगी उनका, क्लियर। तो अब उनको प्रमोट करने के लिए जो वो BSPD अकाउंट जो है वो बेसिकली प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो वो खुलवाएंगे। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये डाटा जो है वो आप लोग याद रख लेना। 2023 तक हिमाचल प्रदेश के अंदर 18.30 लाख सब्सक्राइबर हैं, क्लियर। 18.30 लाख लोगों के द्वारा जो है वो BS यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर ये खाते खुलवाए गए। हालांकि BSBDA प्रधानमंत्री जनधन से भी पहले का है, लेकिन अब हम लोग इसको ऐसे कंसीडर करते हैं, क्लियर। और जिन लोगों ने जो है वो यहाँ पे खाते खुलवाए, अब ध्यान रखना BSBDA अकाउंट में जो पहले होते थे वहाँ पे ये नहीं मिलता था, डेबिट कार्ड नहीं मिलता था, चेकबुक नहीं मिलती थी, अब मिलता है, क्लियर। तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर लोग हैं उनमें से जितने लोगों ने सब्सक्राइब कराया उनमें से 12.67 लोग ऐसे लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने रुपे डेबिट कार्ड लिया। तो जैसे आपको पता है ना वीज़ा मास्टर कार्ड होते हैं, तो वैसे ये रुपे कार्ड है जो हमारे यहाँ का खुद का पेमेंट गेटवे है, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है वो 80% जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते हैं वो किसके साथ कनेक्ट हैं, वो आप लोगों के आधार के साथ जुड़े हुए हैं, क्लियर। तो इस तरह से जो है वो बेसिकली प्रधानमंत्री जनधन योजना हिमाचल में कैसा परफॉर्म कर रही है, ये वाली जानकारी जो है वो आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगी। अब देखिए जब हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करते हैं तो पहले तो ये लॉन्च हुई, उसके बाद 2015 में मई में 9 को 3 नई स्कीम्स जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, जिनमें सबसे पहली स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 की है तीनों ही। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, तीनों 2015 की स्कीम्स है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बेसिकली देखिए क्या है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको कैसे याद रखो, ये जो स्कीम है ये बेसिकली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी की एक्सीडेंटल डेथ होगी या किसी की एक्सीडेंट से जो है वो डिसेबिलिटी होगी, क्लियर। जीवित रहा लेकिन डिसेबल हो गया, तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो डेथ होगी तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा, और डिसेबिलिटी होगी तो 1 लाख मिलेगा, क्लियर। बस कंडीशन क्या है कि 20 रुपए पर एन्यूम, हर साल जो है वो 20 रुपए का जो प्रीमियम है वो देना पड़ेगा। और जैसे किसी की मृत्यु होती है तो आप लोगों को 2 लाख या 1 लाख रुपया जो वो मिलेगा, क्लियर। तो अब आप ऐसा समझिए यार, हमारे यहाँ पे जब किसी की डेथ होती है तो उसके बाद खर्चा बड़ा ज़्यादा होता है ना, बाकी जो सारे जो भी कर्मकांड करने होते हैं उसके ऊपर भी, और इन जनरल भी परिवार को सहायता की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं, और 20 रुपया पूरे साल का है, ठीक है, पूरे साल का। तो आप ऐसा मानिए कि 2 रुपये से भी कम पड़ा अगर हम लोग महीने की बात करेंगे, तो अगर 2 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है एक्सीडेंटल केसेस में, तो कहीं ना कहीं जो है वो जो BSBD अकाउंट, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनके जो प्रधानमंत्री जनधन के अंदर खुले हुए खाते हैं वही इसको बेनिफिट उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकता है। लेकिन इन जनरल ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको ज़्यादा आवश्यकता है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, जहाँ पे शायद सिंगल ही अर्निंग हैंड है और उसके जाने के बाद जो वो शायद परिवार के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती है, क्लियर। यहाँ पे बात जो है वो क्लियर हो रही है सब लोगों को। अच्छा, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो देखिए पहले वाला एक्सीडेंटल था, चाहे वो डेथ है या फिर जो आपका डिसेबिलिटी है। सेकंड इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति। तो जीवन ज्योति को ऐसा समझिए कि अगर जीवन की ज्योति बुझ गई, मतलब जो लाइफ है वो ही चली गई, तो उस सिचुएशन में जो वो इंश्योरेंस दिया जाएगा, क्लियर। तो किसी की मृत्यु होगी, जैसे मर्जी हो, नेचुरल डेथ हो, तो उसके बाद जो भी स्कीम के अंतर्गत जो वो उसके परिवार वालों को पैसा दिया जाएगा। यहाँ पे आफ्टर डेथ 2 लाख रुपया दिया जाता है, और 436 रुपये का पर एन्यूम, 436 रुपीज का पर एन्यूम यहाँ पे जो है वो प्रीमियम अमाउंट होता है। तीसरी स्कीम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कोई भी एक इंडिविजुअल जो आज 18 से लेके 40 साल के बीच में है, ठीक है, या जिस जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी उस टाइम पे जो 18 टू 40 ईयर्स के बीच में है, वो जैसे ही 60 साल अचीव करेगा उसके बाद उसको पेंशन लगनी शुरू हो जाएगी। अब वो पेंशन कैसे लगेगी, वो पेंशन या तो 1,000 रुपए की होगी,
या पेंशन 2,000 की होगी, 3 की होगी, 4 की होगी या 5 की होगी। अब डिपेंड करेगा कि जब आप उस पेंशन में या जब आप अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो है वो अवेल करना चाह रहे होगे, जैसे मेरे को 5,000 चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी एज कितनी है, मेरी 40 से कम होनी चाहिए तभी मैं अवेल कर सकता हूँ। मेरी एज कितनी है और मैं कितना अमाउंट ले रहा हूँ। अगर मैं 5,000 की पेंशन चाहूंगा तो मेरे को ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और अगर मैं 1,000 की चाहूंगा तो मेरे को कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्लियर। तो बेसिकली जो अटल पेंशन योजना है, क्योंकि आप लोग समझिए कि हमारे यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी है स्पेसिफिकली जो एल्डरली पीपल है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सरकार भी पेंशन देती है, लेकिन सरकार 1,500 रुपये दे दिया, 1,000 रुपये दे दिया, महीने कैसे आ तो नहीं देती है। क्लियर। तो अगर कोई एक इंडिविजुअल चाहता है कि वो कम मात्रा में, कम अमाउंट में जो है वो पेंशन फंड के अंदर पैसा डाले, तो अटल पेंशन योजना जो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये तीनों की तीनों जो स्कीम्स हैं बेसिकली किसके साथ इंटीग्रेटेड है? प्रधानमंत्री जनधन जो स्कीम है, योजना है, उसके साथ इंटीग्रेटेड है। तो अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 23.96 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जनधन के खातों से ज्यादा है, तो मैंने बताया जनधन वालों के साथ साथ बाकी लोग भी इसको ओपन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, क्योंकि उसमें प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 8.21 लाख लोगों के द्वारा हिमाचल प्रदेश के अंदर इस स्कीम में सब्सक्राइब किया गया है। और अटल पेंशन योजना जो है वो पेंशन थोड़ा कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो 4.41 लाख लोगों के द्वारा जो भी इसको क्या किया गया है, सब्सक्राइब किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, लेकिन हिमाचल में किस तरह से जो अब हमें परफॉर्मेंस होती हुई देखने को मिल रही है, ये सारे का सारा जो इन्फॉर्मेशन डाटा है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलेगा। तो एक आगे प्रधानमंत्री जनधन योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी 2015 में लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो माइक्रो यूनिट्स हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो क्रेडिट फैसिलिटी कैसे मिलती थी? एक कैटेगरी थी शिशु, एक थी किशोर, और एक है या थी तरुण। तो शिशु का मतलब है जहां पे 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। किशोर का मतलब है जहां पे 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। जहां पे 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन मिलेगा वो तरुण है। तो वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि माइक्रो यूनिट खुल रहा है तो 50,000 दे दो, छड़ा थोड़ा सा बड़ा करना है उसको तो 5 लाख तक दे दो, और बड़ा करना है तो 10 लाख तक ले दो। तो वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि वो जो माइक्रो यूनिट है वो किस स्टेज के ऊपर है, और उस आधार के ऊपर जो है उसको ये वाला पैसा जो है वो सैंक्शन किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, तो टोटल पैसा जो है वो अभी तक दिया गया है 957.96 करोड़ रुपीज। तो हिमाचल प्रदेश के बैंक्स ने मुद्रा योजना के अंतर्गत इतना पैसा सैंक्शन किया है। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, दैट इज योर, ये स्टार्टअप नहीं है, गलत लिखा है यहाँ पे, ये बेसिकली स्टैंड अप है। स्टैंड अप, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब देखिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या थी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो वो 16 की स्कीम है, 2016 की। स्टैंड अप स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी वुमेन के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ताकि ये अपना बिजनेस शुरू कर सकें। और इसमें जो 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट जो है वो दिया जा रहा था या दिया जाता है, और हर एक बैंक को जिम्मेवारी दी गई कि एटलीस्ट आपने एक इंडिविजुअल को जो वो इस स्कीम के अंतर्गत लोन प्रोवाइड करना है। तो अभी तक हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो टोटल 60.52 करोड़ रुपीस जो है इस स्कीम के अंतर्गत अलग अलग बैंक्स के द्वारा जो है वो सैंक्शन किया जा चुका है फॉर एससी, एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वो समझ आ रही बात की नहीं आ रही? क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग हमारे यहाँ पे स्कीम्स हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, और जो लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हैं, बिजनेस के लिए पुश कर रहे हैं। क्लियर। और उसमें बैंकिंग सेक्टर जो वो किस तरह से अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी जानकारी जो हमें इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलेगी। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था या बताया था कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो वो थ्रू आउट द ईयर पैसा जनरेट करने वाली एक्टिविटी नहीं है। तो जब किसान को किसी भी चीज़ के लिए पैसा चाहिए होगा तो वहाँ पे वो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अवेल कर सकता है। बैंक के पास जाइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाइए। वहाँ पे जब 50,000 तक का किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, अगर 3 लाख तक का लोन भी आप लोगों ने उसके ऊपर लेना है तो उसके ऊपर सबवेंशन लगती है। सबवेंशन का मतलब होता है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो वो आप लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड बन के तैयार होगा। तो अभी तक जो है वो टोटल कितने किसान क्रेडिट कार्ड जो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च हो चुके हैं? तो अभी तक टोटल 5,33,432 फार्मर्स जो हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड मिल चुके हैं। क्लियर। और साथ में 9,070 करोड़ रुपया जो वो अभी तक, आई थिंक किसान क्रेडिट कार्ड मेरे को तो 90s में शायद स्कीम शुरू हुई थी, एक्जैक्टली नहीं याद है मेरे को, लेकिन अभी तक जो है वो 9,000 करोड़ के आसपास का जो पैसा है किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो किसान लोग हैं उन तक पहुंचा हुआ है। और ध्यान रखना,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर जो है वो हमारे यहाँ पे बड़ा ज़्यादा ना रेन फेड एग्रीकल्चर ज़्यादा है, कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हम लोग एक्सटर्नल जो जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनके ऊपर। तो वहाँ पे फिर इस तरह का जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं या इस तरह के जो क्रेडिट फैसिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी जब हम लोग हॉर्टिकल्चर वाला चैप्टर करेंगे क्लियर, तो वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा गहराई में जब इसको पढ़ा जाएगा। तो ये एक जो है वो कुछ हमारे इनिशिएटिव्स हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट है दैट इज़ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अब देखिए, जो RSETIS होते हैं बेसिकली हमारे यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, जो लीड बैंक है उस डिस्ट्रिक्ट का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने की, जहाँ पे लोगों को जो है वो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे हर एक लीड बैंक के द्वारा जो है वो ये एस्टेब्लिश किए गए हैं। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे ये एस्टेब्लिश नहीं किए गए हैं, और वो 2 डिस्ट्रिक्ट जो थोड़ी जोग्राफिकली मुश्किल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें एक डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, दूसरी है लाहौल स्पीति। नहीं तो हम लोगों को पूरे हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 को माइनस कर दो, 10 जगहों के ऊपर जो है आप लोगों को ये वाले सेंटर जो है वो देखने को मिलेंगे, और आपके आसपास के क्षेत्रों में भी ये वाला सेंटर जो है वो जरूर एग्जिस्ट करता होगा। क्लियर? तो लीड बैंक 3 है, यूको, पीएनबी, एसबीआई, इनके द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गया है एक्सेप्ट किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति। क्लियर? तो देखिए इन्होंने 243 ट्रेनिंग, अलग अलग तरह के ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हुए हैं, और अभी तक टोटल जो हैं वो 6576 यूथ्स को जो है वो 2023-24 में जो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। क्लियर? तो आप लोग समझिए ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जो वो जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? तो ये आ गया हमारा दूसरा हिस्सा, जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन या क्रेडिट फैसिलिटी से रिलेटेड बैंक्स के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स को किस किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब हम लोग इसी चैप्टर का जो तीसरा हिस्सा है उसके ऊपर चलते हैं, और वो बेसिकली है नाबार्ड से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि नाबार्ड के द्वारा जो वो कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स इसकी बता देता हूँ, और साथ में भी बता दूंगा कि उसमें आपने क्या पढ़ना है। क्लियर? तो जब हम लोग नाबार्ड की बात करेंगे तो देखिए ये सारे का सारा जो काम है वो नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए सारे का सारा काम नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। क्लियर? इसके जरिए जो वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा रहा है। क्लियर? जिसमें जो है वो आप लोग रोप वे को डेवलप होता हुआ देख रहे हो, मल्टीपल है ना। क्लियर? वहाँ पे जो है वो फार्मिंग सेक्टर को पुश करता हुआ देख रहे हो। क्लियर? तो RIDF जो है वो उसका पैसा जो है वो रूरल एरियाज में बेसिकली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर लगाया जाता है। तो आप लोगों ने बस एक ही चीज़ देखनी है, हर एक के लिए एक सैंक्शन अमाउंट है कि कितना कितना पैसा जो है वो नाबार्ड के द्वारा किसके ऊपर लगाया गया। हालांकि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतना फैक्ट याद रखना, लेकिन अगर आप इससे एक्स्ट्रा कुछ याद रखना चाहते हो तो आप उस बस अमाउंट को याद रख लेना। ये स्कीम्स तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेंस में कभी नाबार्ड के ऊपर कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही सवाल आ जाए, हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड की रेलेवेंस के ऊपर आ जाए, तो ये पूरा आ जाएगा वहाँ पे। क्लियर? बस आप थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट जो है वो एक बार बुक से, या जो आपके जिस्ट आपको दी गई तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, तो वहाँ से जो है वो आप लोग पढ़ सकते हो। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन फंड, TFF, ये फंड जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और जो एग्री स्टार्टअप है उनको पुश करने के लिए जो वो ये फंड स्पेसिफिकली जो है वो नाबार्ड के द्वारा क्रिएट किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, FAIDF। तो गगरेट में जो है वो 2025 तक तैयार हो जाएगा, तो वहाँ पे एक प्रॉपर आपका जो फिशरी काफ फिश के लिए जो है वो एक आपका रिसर्च सेंटर है, उसको डेवलप करने का जो पैसा है वो भी नाबार्ड के द्वारा दिया गया है। रीफाइनेंस सपोर्ट, क्लियर? इसका ना रीफाइनेंस सपोर्ट का मतलब है कि मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव बैंक है, उसको आगे फंड प्रोवाइड करना ताकि वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश कर सके, वो भी नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम्स। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे मल्टीपल जो है वो ऐसी एसोसिएशंस देखने को मिलती हैं, ऐसी कोऑपरेटिव्स देखने को मिलती है जिनका काम सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटी देना है। उनको मल्टी सर्विसेज सेंटर में कन्वर्ट करना, मतलब क्रेडिट के अलावा वो बाकी चीजें भी कर सके, बाकी बिजनेसेस भी कैरी आउट कर सके, जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स सेल कर सके। क्लियर? तो ये वाला जो जो उसको अपग्रेड करने के लिए पैसा भी नाबार्ड के द्वारा दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर जो इन मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केटिंग को पुश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी नाबार्ड पैसा दे रहा है। माइक्रो क्रेडिट उसके द्वारा दिया जा रहा है। जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, 2020 में लॉन्च हुआ था, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को पुश करने के लिए भी नाबार्ड के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए जो है वो पूरे रूरल एरियाज को कैसे प्रोटेक्ट करे और कैसे वाटरशेड एरिया जो उनको और ज़्यादा बेटर तरीके से डेवलप करे, उसके लिए नाबार्ड पैसा सैंक्शन कर रहा है। ट्राइबल एरियाज के लिए पैसा सैंक्शन हो रहा है, और फार्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो वो पैसा सैंक्शन हो रहा है। तो इस तरह से जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, ये बेसिकली वो इनिशिएटिव्स हैं जो नाबार्ड के द्वारा लिए गए हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बेसिकली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा
थोड़ा सा जो है वो आप लोगों ने बस इसमें एक ही चीज़ ऐड करनी है अगर आपने करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लाइन खींचनी पड़ेगी कि किस किस के लिए, जैसे है ना टीएफएफ में कितना पैसा जो है वो नाबार्ड के द्वारा सैंक्शन किया गया है, तो बस ये अमाउंट जो है वो आप लोग यहाँ पे ऐड करिए। इसके अलावा बस बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है। तो ये वो इनिशिएटिव्स हैं, ये वो स्टेप्स हैं जो नाबार्ड के द्वारा हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए, हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो या डेवलप करने के लिए जो है वो लिए गए हैं। समझ आ गई बात यहाँ पे कि नहीं आई? क्लियर? चलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है दैट इज नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नबार्ड की जो है ये बेसिकली, नबार्ड की जो है ये बेसिकली कंसल्टेंसी फर्म है। 2003 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है, पूरी दुनिया में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है। क्लियर? तो अब देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या क्या कहाँ कहाँ पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट एट पराड़ा एंड खड़ा पत्थर टू हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। क्लियर? तो जो हमारे कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है वहाँ पे कंसल्टेंसी कैसे बनाया जाए, किस तरह से उसको डेवलप किया जाए, तो नैपकॉन्स के द्वारा जो है, नैपकॉन के द्वारा जो वो प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिट सेटअप करने के लिए हेल्प कर रही है। जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, उसका इम्पैक्ट स्टडी जो है, असेसमेंट जो वो इसके द्वारा की जा रही है। माइक्रो इरिगेशन, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उनकी असेसमेंट की जिम्मेवारी इसको दी गई है। क्लियर? जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, कौशल योजना है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, उसकी असेसमेंट की जिम्मेवारी इसकी है। जो सतलुज जल विद्युत निगम है, क्लियर, उसके जो जितने भी प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स हैं, उनके जो सीएसआर प्रोग्राम्स है, उसका जो इम्पैक्ट है समाज के ऊपर वो क्या पड़ रहा है, उसकी असेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी गई है। तो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट की जो कंसल्टेंसी है वो बेसिकली किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अब आप ऐसा समझिए, लास्ट टू लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सीधा क्वेश्चन यही, इन्हीं पॉइंट में से चार ऑप्शन बने हुए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय नेपकॉन्स। क्लियर? तो पहला फंक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऐसे आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये जो है ये बेसिकली हमारा कौन सा चैप्टर हो गया? दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर। क्लियर? अब हम लोग जो है वो आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्लियर? तो देखिए अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन डब्ल्यू और सीपीआई की फॉर्म में कैलकुलेट होती है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यू का जो बेस ईयर है वो बेसिकली क्या है? 2011-12। दूसरा हमारा है दैट इज सीपीआई। देखिए डब्ल्यूपीआई जो है वो देखी जाती है कि होलसेल लेवल के ऊपर जो वो महंगाई में कितना इजाफा हुआ है। सीपीआई देखी जाती है कि कंज्यूमर यानी कि रिटेल, जैसे हम लोग चीज़ों को परचेज करें तो हमें कितनी महंगी चीज़ें जो वो मिल रही हैं। डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, सीपीआई के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की दोनों इंक्लूडेड होती हैं। जो सीपीआई है उसका इन जनरल जो बेस ईयर है वो क्या है? 2012 है। क्लियर? उसके साथ साथ जब सीपीआई को कैलकुलेट किया जाता है तो सीपीआई जो है वो उसको चार तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले एक रहता है हमारा कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कितना है। जो महंगाई है वो रूरल लेबर के लेवल पे कैलकुलेट होती है। सीपीआई जो है वो एग्रीकल्चरल लेबर के ऊपर कैलकुलेट होती है, और उसके साथ साथ सीपीआई जो है वो कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड का मतलब है रूरल और अर्बन लेवल के ऊपर जो वो सीपीआई कितनी है। क्लियर? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो चार तरह से निकाला जाता है। वैसे तो इन जनरल इसका 2012 का बेस ईयर होता है, लेकिन जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की है उसका जो बेस ईयर है वो कितना है? 2016 है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो 2016 में सीपीआई आईडब्ल्यू थी वो कितनी थी? 100 थी। तो उस हिसाब से देखा जाता है कि स्पेसिफिक टाइम पे जो हम लोगों को सीपीआई आईडब्ल्यू कितना देखने को मिलेगा। क्लियर? ये जो पहले तीन है आईडब्ल्यू, आरएल और एएल, ये बेसिकली जो है वो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा इनको रिलीज किया जाता है, और ये जो लास्ट वाला है ये एनएसओ के द्वारा उसको रिलीज किया जाता है। सिमिलरली जो डब्ल्यूपीआई है इसको जो रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो छोटी सी जानकारी है जो आप लोगों को सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई कितना कितना परसेंट जो हम लोगों ने देखा। तो देखिए अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अगर आप लोग बात करोगे, क्लियर, तो हिमाचल प्रदेश की जो डब्ल्यूपीआई है वो माइनस में ग्रो की है, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो आपको नेगेटिव में जाती हुई देखने को मिली, और वो कितनी है? -1.1%।
अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश का जो सीपीआई है, और सीपीआई वो बेसिकली हम किसका देखेंगे, आईडब्ल्यू का देखेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का देखेंगे, तो हिमाचल प्रदेश का ये कितना है, 133.4 है। अगर हम इसको इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिया का जो 139.1 है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पीछे है अगर हम लोग सीपीआई आईडब्ल्यू की बात करें, यानी कि कम महंगाई हमें सीपीआई आईडब्ल्यू के ऊपर देखने को मिलती है। और ध्यान रखना, जब भी सीपीआई निकाला जाता है बेसिकली वो मंथ बेसिस के ऊपर निकाला जाता है। तो थोड़ा सा डाटा सीपीआई सी का, यानी कि कंबाइंड रूरल और अर्बन का जो कंबाइंड डाटा है उसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नवंबर 2023 की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया मंथ वाइज पे आएगा, तो सीपीआई हिमाचल का जो वो 1.60% है, और ऑल इंडिया का जो सीपीआई है आईडब्ल्यू का वो कितना है, 4.98% है। क्लियर। तो यहाँ पे जो हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, डब्ल्यूपीआई जो हम लोगों को हिमाचल में माइनस में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग जो वो यहाँ पे कंबाइंड की बात करें, सीपीआई सी की बात करें, क्लियर, तो देखिए मंथ वाइज है, तो ये अलग अलग जगहों के साथ, जैसे ये जो पहले वाला है, जैसे दिसंबर 2023 की बात कर लेते हैं। क्लियर। आई थिंक इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर दिसंबर 2023 की बात की जाए तो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर सीपीआई सी कितना है, 5.7 है। क्लियर। छत्तीसगढ़ में 4.5 है, हरियाणा में 6.7 है, हिमाचल में 5.2 है। ठीक है जी, हिमाचल में 5.2 है। अगर हम लोग कंबाइंड सीपीआई की बात करें तो ये डाटा आप याद रख लेना। नवंबर उससे पिछले महीने भी 5.2 है, उससे पिछले महीने भी कितना है, 4.1 है। तो ध्यान रखिए वो सीपीआई आईडब्ल्यू की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम सीपीआई कंबाइंड की बात कर रहे हैं। क्लियर। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसमें किसका कितना ज्यादा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली 2023 की एवरेज निकाल ली है, पूरे साल में कितना रहा, और ये जो ब्लू कलर है ये बेसिकली 2017 की एवरेज है। डन। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों को यहाँ से डाटा से भी जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले जो हम लोग 2023 की ही बात करते हैं, लेटेस्ट बात करते हैं, तो देखिए 2023 जो ग्रीन कलर आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फ्यूल एंड लाइट का है। कितना है, 26.6%। क्लियर। दूसरे नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो क्लोथिंग एंड फुटवेयर का है, 25.1%। तीसरे नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो मिसलिनियस है, 19.2%। चौथे पे फूड बेवरेजेस एंड टोबैको के ऊपर है। पांचवें पे जो है वो आप लोगों को बेसिकली जो है वो पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि किस किस ग्रुप से, जब हम लोग बात करेंगे किस किस ग्रुप से कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि जो सीपीआई कंबाइंड है उसमें हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग सीपीआई आईडब्ल्यू की बात करें, जिसका मैंने बताया कि जो बेस ईयर है वो 2016 है, इससे पहले बेस ईयर इसका 2001 हुआ करता था। क्लियर। सितंबर 2020 में इसको चेंज कर दिया गया और 2016 बना दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग देखिए मंथ वाइज जब आप लोगों को आईडब्ल्यू जो है ये इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई जो है वो बेसिकली जो कैलकुलेट करती है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की वो कितनी है। क्लियर। जो लेबर ब्यूरो के द्वारा जो जिसको रिलीज किया जाता है। क्लियर। तो वो कितना परसेंट है कि इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो आज कितने में रह रहा है और उसके लिए कितनी महंगाई जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। तो देखिए नवंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नवंबर में हिमाचल अगर हम लोग नवंबर में देखें हिमाचल प्रदेश का, ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है वो आईडब्ल्यू जो है वो 4.98 है। क्लियर। इंडिया लेवल का। और हिमाचल की अगर हम बात करेंगे तो कितना है, 1.60 है, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। अक्टूबर की बात करेंगे तो इंडिया का जो सीपीआई आईडब्ल्यू है वो 4.4 है, 4.5 है, और जो हिमाचल है उसका कितना है, 0.99 है। क्लियर। तो ये वाला जो स्पेसिफिक डाटा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो है वो फिगर आप लोग यहाँ से भी याद कर सकते हो। तो ये 2 साल 2-3 महीनों का जो वो एक बार देख लेना। मेरी सजेशन है जो लास्ट का है, क्योंकि यही रिटर्न फॉर्म में हमें देखने को मिला है, इसको जो है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए, जहाँ पे दिसंबर महीने, सॉरी पार्डन, नवंबर में सीपीआई आईडब्ल्यू कितना था, कितनी महंगाई नेशनल लेवल के ऊपर देखने को मिली इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, और कितनी महंगाई जो भी हिमाचल में देखने को मिली, दैट इज 1.60 एंड 4.98। अब अगर हम लोग डब्ल्यूपीआई की बात करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन किया कि किस तरह से जो है वो डब्ल्यूपीआई में हम लोगों को नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो देखिए सबसे पहले 2023 की बात करेंगे तो 2023 सीधा सीधा कौन सा डिपिक्ट कर रहा है, ब्लू वाला डिपिक्ट कर रहा है। क्लियर। तो अगर हम लोग 2023 में अप्रैल माह की बात करेंगे तो अप्रैल में कितना ग्रोथ हो रहा है, -0.8। क्लियर। अगर हम लोग 2023 की बात करेंगे, डन। उसके साथ साथ जो है वो अगर हम लोग 2023 मई की बात करेंगे तो माइनस में है, जून माइनस में है। तो इन जनरल आप लोग एक चीज़ जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो
कि लास्ट के दो निकाल दिए जाएं, यानी कि नवंबर और दिसंबर निकाल दिया जाए, ओवरऑल जो है वो आप लोगों को जो WPI है मंथ वाइज अप्रैल से लेके दिसंबर में, वो नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो यही कारण है कि जब हम लोग देखेंगे ये, ठीक है, जब हम लोग देखेंगे 2023 में, तो आप लोग जब वो WPI में जो ग्रोथ है वो कैसे देखोगे, माइनस में, नेगेटिव में, जो वो आप लोगों को WPI में जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्लियर? और उसके साथ साथ जब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो बेसिकली जब हम लोग 2017 की बात करेंगे, क्लियर, तो 2017 में जो है वो आप लोग देख लिए कि जो WPI ओवरऑल है पूरा हमारे देश का, हमारी कंट्री का, वो हम लोगों को जो वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन 2023 में जो गुड्स हैं, क्लियर, उनमें जो है वो बेसिकली क्रूड ऑयल की बात करें, आयरन की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, उनकी कमी के कारण जो है वो ओवरऑल जो WPI है उसमें हम लोगों को नेगेटिव में जो है वो ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। क्लियर? समझ आ गई बात यहाँ पे कि नहीं आई? डन। तो अगर वैसे तो चलिए यहाँ पे जनवरी का डाटा नहीं है, वैसे अगर हम लोग जनवरी 2023 की बात करेंगे तो WPI उस टाइम पे 4.8 था। और अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 4.2 कहाँ पे है, ये जून में, अगर हम लोग जून की बात करेंगे तो जून में जो वो -4.2 जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर? और अल्टीमेटली दिसंबर तक आते आते जो WPI 2023 का है वो 0.7 जो 7% है वहाँ तक पहुँच गया है। क्लियर? तो इस तरह से ये वाला जो स्पेसिफिक डाटा है वो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। नेशनल लेवल का डाटा जो है वो प्रोवाइड किया गया है। क्लियर? इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा है हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई सप्लाई कॉरपोरेशन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी हमारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या NFSA है, उसके अंदर कमोडिटीज जो है उनको प्रोक्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसको दी गई है। क्लियर? और जब हम बात करेंगे कि कितना पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो टोटल पैसा जो है वो 1304 1304.79 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया गया है। क्लियर? और उससे पहले जो है वो 1574 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया गया था। क्लियर? इसके साथ साथ ये थोड़ा सा जो आप लोगों ने ध्यान में रख लेना कि कितने कितना क्या क्या चीज़ें जो वो इसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो ये वाला जो है वो आप लोगों के पास बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन जो है इसका क्या क्या काम जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये जो है वो हमारा चैप्टर 5 है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा डाटा देख रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, डन, थोड़ा सा WPI और CPI का क्या स्टेटस है हिमाचल और नेशनल लेवल के ऊपर, ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल होगा। और साथ में इस कॉर्पोरेशन को एक बार पढ़ लेना कि इसके द्वारा क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 चैप्टर्स इकोनॉमिक सर्वे के। अगले 5 चैप्टर जो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर? और फिर मिलेंगे तो इसी तरह से जो भी इकोनॉमिक सर्वे हमारा होपफुली कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, तो आज का सेशन जो है उसको मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो फाइल है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, आप लोग उसको एक देख सकते हो। तो इसी के साथ आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।